हेलो गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय गेम रिव्यू। तो जैसे क्या जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनीमे। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा। फिर थोड़ा नट टाइप का होता है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। वो अपने दादा के साथ मॉडर्न जापान में रहता है और हर काम को बहुत ही सोच समझ कर करता है। प्लानिंग और लॉजिक उसकी लाइफ का पार्ट है। सोमा काफी ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताता है क्योंकि उसका सपना है वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। एक दिन वो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है, तभी एक अजीब सी ब्राइट लाइट उसके ऊपर चमकने लगती है। सोमा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब तक वो रिएक्ट करता है, उसे एक तेज रोशनी के अंदर खींच लिया जाता है और अगले ही मोमेंट वो खुद को आसमान के नीचे गिरता हुआ पाता है, किसी अनजानी दुनिया में। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इतनी हाइट से गिरा है, बचना इम्पॉसिबल था। पर तभी कुछ मैजिकल होता है, वो बिना किसी चोट के सेफ्टली जमीन पर गिरता है। थोड़ा हिलता डुलता है, चक्कर आते, पर कुछ देर के बाद वो खुद को संभालता है। जब उसकी नजर आसपास पड़ती है तो वो देखते है कि कुछ अजीब लोग उसे घूर रहे होते हैं। उन्होंने लंबे कोट पहने होते और उनके चेहरे बहुत ही सीरियस होते। कुछ लोग उसे आधे जानवर की तरह दिखते, जैसे वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड का कैरेक्टर हो। वो थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी दिखाता है कि उसे कोई डर नहीं है। ब्लफ करता है जैसे कोई सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहा हो। वो लोग उसे एक बड़े से हॉल में लेकर जाते, जो कि किसी कोर्ट रूम जैसा लगता है, जहाँ सब लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए होते हैं। थ्रोन पर एक किंग बैठा होता है और वो खड़ा होता है और सोमा का स्वागत करता है। किंग उसे हीरो कहकर बुलाता है और वो कहता है कि उसने उनका बुलावा स्वीकार किया, इसलिए अब उनके किंगडम को उम्मीद मिली है। और सोमा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि उसने तो कोई बुलावा एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसे तो जबरदस्ती यहाँ पर खींच कर लेकर आया गया है। किंग थोड़ा शॉक्ड होता है, पर फिर पोलाइटली सोमा से कहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। फिर किंग बताता है कि ये दुनिया एक मैजिकल वर्ल्ड है, जहाँ पर विचेस, विजार्ड्स, डवर्स, एल्फ और नाइट और ड्रैगन भी होते हैं। सब कुछ एक फैंटेसी ड्रीम जैसा लगता है, पर ये उन लोगों की सच्चाई है। कुछ समय पहले उनके कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में एक बड़ा सा वॉइड खुल गया था। उसके बाद वहाँ से डिमंस निकलने लगे, इतने ज्यादा कि गिनती भी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे वो डिमंस हर जगह पर तबाही मचाने लगे। सभी किंगडम्स ने मिलकर उन सभी डिमंस के खिलाफ फाइट करनी शुरू की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिमंस खत्म ही नहीं होते। जितने भी मारे जाए उतने ही और पैदा होते रहते हैं, लेकिन किंगडम के पास सोल्जर्स बहुत ही लिमिटेड है। वो लोग हर दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। फाइनली किंग कहता है कि इसी वजह से उन्हें एक हीरो की जरूरत थी, कोई ऐसा जो सिचुएशन को संभाल सके। पर सोमा सीधा कह देता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान नहीं देगा। कहने लगता है कि उसे यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना लेकर आया गया और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये सब सुनकर राजा को थोड़ा शर्मिंदा लगता है, उसके चेहरे पर गिल्टी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी उसके मिनिस्टर्स में से एक आगे बढ़ता है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि उनके कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल किंगडम केओस एम्पायर बार बार उनसे पैसे मांग रहा है और धमकी दी है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वो सीधा ओपन वॉर छेड़ देगा। सोमा ये सब सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो मिनिस्टर से डायरेक्टली पूछता है कि इस सब के पीछे मैं कहां से आ गया। मिनिस्टर थोड़ा नीचे देखता है और धीरे से कहता है कि उन्होंने प्लान बनाया था कि एक हीरो को समन करने का और उस हीरो को गिफ्ट की तरह केओस एम्पायर को देने का, ताकि उन्हें पैसा ना देना पड़े। सोमा की आंखें शौक से खुली रह जाती है, उसका दिमाग कुछ देर तक ब्लैंक हो जाता है। वो राजा की तरफ देखते, जो कि अब और भी ज्यादा गिल्टी लग रहा होता है। आंखों में शर्म और बेचैनी दोनों होते हैं। सोमा राजा से पूछता है, तो तुम्हारा प्लान ये था कि किसी दूसरी दुनिया से हीरो को उठा कर ले आओ और उसे किसी और को दे दो, जैसे कोई सामान। राजा स्लोली सर हिलाता है और हाँ कहता है। सोमा के दिमाग में तुरंत ये आइडिया आता है कि वो यहाँ से जल्दी भाग जाए, लेकिन वो समझ जाता है कि भाग कर बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जगह उसके लिए टोटली अननोन है। वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन से लॉजिकली और स्मार्ट तरीके से निपटना पड़ेगा। तभी वो राजा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे केओस एम्पायर के हवाले कर दोगे तो वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। राजा बहुत ही कंफ्यूज शक्ल बनाता है और कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनकर सोमा और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और वो पूछते है, कम से कम ये तो बता दो, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा या लोग मुझे तुरंत मार देंगे। इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो सभी चुप हो जाते हैं। सोमा तभी समझ जाता है कि उसकी जिंदगी को लेकर कोई गारंटी नहीं है और अब वो डिसीजन उसे लेना पड़ेगा। वो मिनिस्टर से पूछते हैं कि आखिरी बार कब किसी हीरो को समन किया गया था। मिनिस्टर कहता है कि पिछली बार एक हीरो को लाया गया था 500 साल पहले। उसके बाद से कई लोगों ने ट्राई किया, पर कोई भी समन नहीं हो पाया। सोमा तुरंत लॉजिक लगाता है और उनसे पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें दे दिया गया तो क्या केओस एम्पायर फ्यूचर में तुमसे कुछ भी नहीं मांगेगा। इस सवाल ने सब कुछ चुप करवा दिया। सब रियलाइज करते हैं कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, पर परमानेंट नहीं। हीरो को बार बार समन तो नहीं किया जा सकता। किंग की शक्ल बहुत ही कंफ्यूज सी लगती है और ये देखकर सोमा समझ जाता है कि अब मौका है कंट्रोल लेने का। वो राजा की तरफ कॉन्फिडेंटली देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस किंगडम को बचाने के लिए आया हूँ और मैं वो हीरो हूँ जो कि तुम्हारे राज्य को तबाही से बचाएगा। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये लड़का सच में कोई स्पेशल है। सोमा फिर डिक्लेयर करता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे किंगडम के फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाए जाए। मुझे सब कुछ एनालाइज करना है, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सब कुछ। तभी मैं सिस्टम को सुधार कर पैसा जनरेट करने का प्लान बना सकता हूँ। सोमा के बोल्ड डिसीजन के बाद सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद से अब उनका किंगडम बचा लिया जा सकता है। राजा भी बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है और कहता है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर सब लोग अंदर जाते एक
प्राइवेट रूम में, जहाँ पर सोमा को रियलाइज होता है कि उसके पास अभी कोई प्रॉपर प्लान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है सबसे पहले तो किंगडम के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने होंगे। अगले 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके सोमा राजा और मिनिस्टर के साथ बैठकर सारे पैसों का हिसाब चेक करता है। इनकम, टैक्स, स्पेंडिंग, लोन, हर चीज का काफी मुश्किल होता है, लेकिन एंड में एक बेसिक सोल्यूशन पता कर लेता है जिससे कि किंगडम को थोड़ा रिकवर कर सके। फिर अगली सुबह सब लोग एक ह्यूज हॉल में आते हैं जहाँ पर लोगों का मैसिव क्राउड होता है। सोमा थोड़ा नींद से भरा हुआ और थोड़ा थका हुआ लगता है, जैसे कोई अभी सो कर आया हो। तभी राजा उसके पास आता है और सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज से इस किंगडम का राजा सोमा होगा और मैं अपनी राजगद्दी सोमा को देने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी सोमा को होती है। इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है, राजा एक और अनाउंसमेंट कर देता है, मेरी बेटी लिज की शादी सोमा से होगी ताकि उसका राज्य पर हक और भी मजबूत हो जाएगा। सोमा एकदम स्पीचलेस हो जाता है, उसकी लाइफ एक पल में कम्प्लीटली बदल जाती है। अब उसके ऊपर पूरे किंगडम के लोगों की सारी जिंदगी सुधारने की जिम्मेदारी आ जाती है। रात को अपने चैम्बर में आकर बैठा होता है, फाइल्स और पेपर वर्क का ढेर उसके सामने पड़ा होता है। ना कोई रेस्ट, ना कोई स्लीप, काम इतना ज्यादा होता है कि आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है। तभी एकदम से रूम का दरवाजा खुलता है और एक ब्यूटीफुल लड़की जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में होती है बिना कुछ बोले अंदर आ जाती है। सोमा इतना टायर्ड होता है कि बिना उसकी तरफ देखे बस इतना पूछता है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? लड़की थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और फिर गुस्से में बोलती है कि हाँ, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। सोमा फिर बिना ऊपर देखे उससे कुछ बेसिक मैथ के बारे में पूछता है। जब लड़की उनका सही जवाब देती है तो वो कहता है, ठीक है, पेपर वर्क में तुम मेरी मदद करो। तभी लड़की आगे बढ़कर कहती है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं उस राजा की बेटी हूँ जिसे तुमने हटाया है। ये सुनकर सोमा फाइनली ऊपर देखता है और पूछता है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो मिलिट्री यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई हो? लिज एक्सप्लेन करती है कि उसे हमेशा से कॉम्बैट और फ्रंट लाइन बैटल में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने मिलिट्री को ज्वाइन की ताकि वो सिर्फ ना राजकुमारी रहे बल्कि कुछ और भी कर सके। फिर वो सोमा से डायरेक्टली पूछती कि मेरे पिता ने ऐसे रियासत छोड़ दी, क्या तुमने उनके ऊपर प्रेशर डाला? सोमा थोड़ा थक कर बोलता है, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे तो बस यहाँ से बचकर निकलना है। लेकिन तुम्हारे पिता इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने मुझे किंग बना दिया। वो उसे रिश्योर करते हैं कि मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रहूंगा, बस 2 या 3 साल के लिए रहूंगा जब तक ये किंगडम फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाता। उसके बाद मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। फिर वो उससे कहते हैं कि उसे एंगेजमेंट को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो कभी भी उससे रिश्ता तोड़ सकती है। लिज उसकी ये बात सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे थोड़ा अच्छे से बात करने लगती है। फिर वो लिज को बताता है कि वो ऑलरेडी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उसने किंगडम के वैलेट में रखे बेकार के ज्वेलरीज और खजाने को बेच दिया, क्योंकि इस वक्त लोगों को खाना चाहिए, ना कि गहने जो कि सिर्फ ताले के अंदर बंद पड़े हैं। ये सुनकर लिज थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि उनमें से काफी चीजें एंशिएंट आर्टिफैक्ट थी जो कि काफी रेयर और वैल्यूएबल थी। तभी एमसी उसे एक लिस्ट दिखाता है और बताता है कि उसने सिर्फ बेसिक गोल्ड और सिल्वर वाले ज्वेलरी ही बेचे, कोई भी नेशनल हेरिटेज या फिर डार्क मैजिक से जुड़ी चीजें नहीं बेची। ये सब देखकर लिज थोड़ी शांत हो जाती है और उससे पूछती कि उसके आगे की क्या प्लान है। तब वो कहता है कि वो केओस किंगडम को पैसा भेजने का कोई भी प्लान नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी उनके अपने किंगडम के लोग बहुत ही भूखे और उनको कुछ खिलाना बहुत ही जरूरी है। तभी लिज उसको सजेस्ट करते हैं कि वो पैसा डायरेक्टली केओस एम्पायर को देने की वजह अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने का यूज करे। सोमा थोड़ा सोचता है और उसे लगता है कि लिज सही कह रही है, अगर हम उन्हें पैसा देते रहे तो वो हर बार हमसे मांगेंगे, लेकिन अगर हम अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करें तो हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं और अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं। धीरे धीरे सोमा को ये दुनिया समझ में आने लगती है। फिर वो पूरे किंगडम का टूर करता है जहाँ पर उसे काफी सारी छुपी हुई चीजें पता चलती है जो कि उससे पहले कभी नोटिस नहीं की थी। दूर से देखने पर यह किंगडम एक पुराने जमाने जैसा लगता है जहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स यूज नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई मॉडर्न चीजें छुपी हुई फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि लाइट बल्ब जो कि एक मॉडर्न इन्वेंशन और रोशनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही बल्ब, फिर भी हर स्ट्रीट में लैंप लगे हुए होते हैं और रात में हर जगह रोशनी होता है। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो लोग बिना किसी मशीन के लाइट, हीट और पानी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी काम होता है। फिर एक प्रीस्ट उसे ले जाता है और कहता है कि अपना हाथ उस अजीब से स्टैचू पर रखो, अगर तुम्हारे अंदर मैजिक की इन्फिनिटी हुई तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही वो अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है उसका दिमाग रियलिटी से हट जाता है और उसके सामने खाली जगह में कई चमकदार लाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। पहले तो उसे लगता है कि जैसे उसने LSD ले ली, लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उसे समझ में आता है कि ये सब मैजिक का असर है। जब वो वापस आता है तो प्रीस्ट उसे बताता है कि हाँ, उसमें मैजिक एफिनिटी है और उसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि उसकी मैजिक और स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर वो अपने चैम्बर में वापस चला जाता है जहाँ पर उसने कुछ लोगों को हायर किया होता है जो कि पढ़ लिख सकते हैं ताकि पेपर वर्क में मदद कर सके, और खुद भी चेयर पर बैठ जाता है और काम शुरू करने से पहले थोड़ा मैजिक के साथ खेलता है। वो अपना कॉन्शियस 3 पेन में ट्रांसफर करता है और तुरंत वो तीनों पेन खुद ब खुद काम करने लगती है। जब वो चौथी पेन पर ट्राई करता है तो काम नहीं करती। तब उसे समझ में आता है कि अभी उसका लिमिट 3 ऑब्जेक्ट तक ही है। जब वो काम कर रहा होता है तभी लिज चैम्बर में आती है उसे देखने के लिए, और ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि पेन खुद ब खुद लिख रहे हैं। वो उससे पूछती कि ये किस टाइप का मैजिक है, क्योंकि उसने
उसने पहले कभी भी ऐसा मैजिक नहीं देखा। सोमा कहता है कि उसने ये अभी अभी बनाया। लीजी तुरंत मान लेती, लेकिन कुछ और पूछने से पहले सोमा उसके सामने पेपर वर्क का एक बड़ा सा स्टैक रख देता है और कहता है कि अब काम पर ध्यान दो। फिर सब मिलकर लंबे समय तक पेपर वर्क में बिजी रहते हैं। काफी देर के बाद जब सोमा अपनी थकी हुई आंखों से देखता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग थकान से सो चुके हैं। वो धीरे से लिज के पास आता है जो कि कोच के पास सो रही होती है। थोड़ी देर वो उसे देखता है और प्यार से उसके बाल को हटा देता है, लेकिन लिज ऐसे लोगों की आदत से डरी होती है। वो तुरंत उठ जाती है और गुस्से से पूछती है कि वो क्या कर रहा था। सोमा कामली कहता है कि वो बस देखने के लिए आया था कि क्या वो सो रही या फिर नहीं, बस और कुछ भी नहीं। अगली सुबह वो लिज से कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। दोनों घोड़े पर निकल जाते हैं। लिज थोड़ी हैरान होती है क्योंकि आमतौर पर घोड़ा लड़का चलाता है, लेकिन यहाँ पर सोमा पीछे बैठा होता है और लिज के वेस्ट को जोर से पकड़ा होता है क्योंकि उसे घोड़ा चलाना नहीं आता। दोनों काफी लंबी और रोमांटिक राइड करते हैं जो कि खत्म होती है एक बड़े से खेत के पास जो कि पूरे सफेद रंग से ढका हुआ होता है। दोनों घोड़े से उतरते हैं और सोमा उसे चलते हुए खेत दिखाता है। फिर बताता है कि उसका पूरा देश ऐसे कॉटन के खेत से भरा हुआ है जो कि बेकार हो चुके हैं। वो बताता है कि एक टाइम था जब कॉटन काफी वैल्यूएबल था, इसलिए सभी फार्मर्स ने इसे लार्ज स्केल पर उगाना शुरू कर दिया ताकि एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। ये प्लान तब तक ठीक था जब तक कि बाकी कंट्रीज ने कॉटन उगाना स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी और तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसी कॉटन के ओवर प्रोडक्शन ने पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। जब सब जगह कॉटन ही कॉटन होने लगा तो उनकी कीमत जमीन पर आ गई और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। यही वजह है कि देश में आज फेमिन मतलब कि अकाल चल रहा है। लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। लीज काफी उदास हो जाती है। वो कहती कि वो भी कभी इस देश की लीडर में से एक थी, लेकिन उसे तो इस बात का जरा भी आइडिया नहीं आया था। वो सोमा से माफी मांगती है, लेकिन सोमा उसे रोकता है और कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब उसे मिलकर उसके साथ उसकी मदद करनी होगी ताकि देश को दोबारा से उसकी पुरानी शान तक ले जाया जा सके। तभी एक आदमी आता है जो कि अपना नाम आर्क बताता है। वो गार्ड्स का लीडर होता है। वो भी उनके साथ बैठ जाता है और वो सोमा से पूछते हैं क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है। सोमा बिना कुछ छुपाए साफ कह देता है कि इस देश में ज्यादा लोग किसी काम के नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उसे ट्रेंड मेन पावर चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर स्किल हो। आर्क सर झुकाकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में लिज और सोमा चाय पी रहे होते और तभी सोमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लिज से पूछते हैं क्या उनके पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। लिज कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि सोमा क्या बोल रहा है। सोमा फिर उसे डिटेल्स में समझाता है और तभी लिज बताती है कि हाँ, एक डिवाइस है जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यूज होती है। सोमा बहुत ही खुश हो जाता है। हाँ, मुझे यही चाहिए था उसके काम के लिए। वो लिज से कहता है कि उसे तुरंत उस डिवाइस के पास ले चले। फिर वो उसे बताता है कि उसका प्लान डायरेक्ट पब्लिक से रिक्रूट करना है। लिज उसे बताते है कि वो लोग ऑलरेडी ऐसा करते हैं। इस बात से सोमा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछते है कि वो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। लिज बताते है कि वो लोग रिटन एग्जाम करवाते हैं और जो लोग भी उस एग्जाम में पास करते हैं उन्हें कैसल में जॉब मिलती है। सोमा तुरंत कहता है कि ये मेथड काफी एफिशिएंट है। हो सकता है कि वो कोई टैलेंटेड लोगों को मिस कर रहे हो। फिर वो पूछते है कि देश की लिटरेसी रेट कितना है। लिज बताते है कि 30% के आसपास। सोमा उसे देखता है और कहता है कि सिर्फ रिटन एग्जाम से कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान कितना टैलेंटेड है या फिर नहीं। वो कहता है कि टैलेंट उसकी एप्टीट्यूड में होता है, न कि उसकी लिखने पढ़ने की एबिलिटी में। फिर वो बताता है कि एग्जाम सिस्टम मोस्टली उन्हीं लोगों के फेवर में होता है जिनके पास पैसा और पावर होती है, जो अपने बच्चों को बेस्ट एकेडमी में भेज सकते हैं और उनके लिए कोर्ट में सही पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये तो सीधा नेपोटिज्म है। अगले दिन जब लिज को ये बात पता चलती तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत सोमा से पूछती तुम ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हो। सोमा बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सोमा एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के सामने खड़ा होता है। उसके साथ लिज भी होती है और पूरा किंगडम उसकी बात सुन रहा होता है। सोमा अपनी आवाज में एक नई एनर्जी के साथ अनाउंस करता है, मैं आज तुम सभी को एक ऐसा मौका देने के लिए जा रहा हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख सकता है। उसकी बातों ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया होता है। सोमा बोलता है मैं तुम्हें एक ओपन राउंड अनाउंस करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई भी खास स्किल है, कोई टैलेंट या फिर कोई छिपी चिंगारी जो कि किसी के भी काम आ सकती, तो उसमें से हिस्सा ले सकते हो। ना तुम्हारा पैसा मैटर करता और न ही तुम्हारा बैकग्राउंड, सिर्फ तुम्हारी क्षमता और जज्बा और तुम्हारी मेहनत का मतलब है। अगले दिन किंगडम के सबसे बड़े हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं। सोमा अपने रियल थ्रोन पर बैठा होता है और उसके पास लिज भी होती है और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आर्क सबका इंट्रोडक्शन करता है और सब लोग किंग के सामने झुक जाते हैं, बस एक को छोड़कर। एक लंबी सी डार्क स्किन लड़की जिसका नाम आयशा होता है, वो झुकती नहीं। आर्क गुस्से में बोलता है कि तुम झुक क्यों नहीं रहे हो, ये किंग के सामने बहुत ही बदतमीजी की बात हो जाएगी। लेकिन आयशा डायरेक्टली उससे बोलती कि मैं एक वॉरियर एल्फ क्लैन से हूँ, हम सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं। आर्क और गुस्से में आता है पर सोमा हाथ उठाकर उसे रोक देता है। लेट इट गो, वो कहता है और तुरंत अपने स्पेशल मैजिक एक्टिवेट करता है। उस मैजिक से वो आयशा के क्लैन के बारे में सब कुछ जान जाता है। वॉरियर एल्व्स एक ऐसा ट्राइब जो कि अपनी फाइटिंग स्किल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी बहुत ही लेजेंडरी होती है। आयशा कहती है कि मैं अपने क्लैन की बेस्ट वॉरियर में से एक हूँ। और फिर वो सोमा से पूछती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सोमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मदद किस बात की।
आयशा बताती है कि उनका ब्लेस्ड फॉरेस्ट जहाँ पर वो सब रहते हैं आजकल बिना किसी रीजन के मर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन सब कुछ ड्राई होता जा रहा है, ट्री गिरते जा रहे हैं और जंगल की लाइफ खत्म होती जा रही है। आयशा कहती है कि हम अपने फॉरेस्ट का पूरा ध्यान रखते पर फिर भी वो हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसने सुना था कि सोमा एक इंटेलिजेंट और समझदार राजा है, इसलिए उससे हेल्प मांगने आई थी। सोमा थोड़ा सोचता है और पूछते, तुम लोग फॉरेस्ट को थिन करते हो क्या? आयशा बहुत ही कंफ्यूज होती है, थिन ये क्या होता है? सोमा समझाता है कि कभी कभी जब फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करता है तो बड़े बड़े ट्री पूरा सनलाइट खा जाते, नीचे छोटे प्लांट्स को धूप नहीं मिलती और वो मर जाते। फॉरेस्ट अंदर से बहुत ही खोखला हो जाता है, लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है। आयशा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। सोमा उससे कहता है कि तुम्हारे जंगल को शायद हेल्प चाहिए और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे बचा सकता हूँ। सोमा ने आयशा को समझाया था कि जंगल को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना ही काफी नहीं होता, कभी कभी पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं और अगर जंगल की ग्रोथ कंट्रोल ना हो तो जमीन धंस सकती, इरोशन हो सकता है और पूरा इकोसिस्टम ही टूट सकता है। और तभी आयशा बिना कुछ कहे जोर से झुक जाती है और पूरे हॉल में एकदम साइलेंस छा जाता है। वो बोलती है, मैं अपनी जान, मैं अपना सम्मान सब कुछ आपके नाम करती हूँ मेरे राजा सोमा। आज से मैं सिर्फ आपके लिए झुकूंगी और जरूरत पड़ी तो आपके लिए मर भी जाऊंगी। मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लीजिए और हमारे जंगल को बचा लीजिए। सोमा उसकी आंखों में देखता है और धीरे से हाँ कह देता है, तुम्हारी लॉयल्टी मुझे बहुत ही कबूल है। आयशा बहुत ही खुश हो जाती है और कोर्ट के लोग इस नए रिश्ते को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद अगला कैंडिडेट सामने आ जाता है, एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम जुआ होता है। जुआ एक बहुत ही लॉयल मेड है और सिर्फ मेड ही नहीं बल्कि किंगडम की सबसे खूबसूरत बेस्ट सिंगर भी है। मिनिस्टर कहते हैं कि उन मेडस के लिनिएज से जिन्हें कभी सुंदर परी कहते थे। इनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि ये लोग शिप्स को कंफ्यूज कर देती थी और पूरी तरीके से फीट्स को बर्बाद कर देती थी। सोमा सुनकर हैरान हो जाता है, अगर ये सच है तो इसका सिंगिंग टैलेंट इसके खून में ही होगा। वो जुआ को सामने बुलाता है और कहता है, क्या तुम हमारे सामने एक गाना गा सकती हो? जुआ आराम से कहती है, हाँ, लेकिन मेरे ज्यादातर गाना उदासी से भरे होते हैं। सोमा थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें कोई नया गाना सुनाऊंगा तो क्या तुम एक बार सुनकर उसको याद कर सकती हो? जुआ बस मुस्कुराती, मुझे एक बार सुनना ही काफी होता है। सोमा अपना फोन निकालता है और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी चीज देखी नहीं होती है। सोमा एक ईयरफोन उसके कान में लगाता है और गाना प्ले करता है। जुआ ध्यान से सुनती है और फिर धीरे से अपना सर हिलाती है, वाइप पास हो गया वो कहती है। फिर वो सबके सामने खड़ी होती है, आंखें बंद करती है और गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज में जादू था, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, सब उसकी आवाज में खो गए। जब गाना खत्म हुआ तो कोर्ट पूरी तालियों से गूंज उठा। सोमा बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, तुमने एक बार में गाना याद किया और उस परफेक्शन के साथ गाया, दैट्स अमेजिंग। लेकिन अब जो बंदा आता है उसे देखकर सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मोटा सा आदमी जो कि काफी नर्वस लग रहा होता है और वो पसीने में भीगा होता है, उसका नाम होता है पोंचो। वो आगे आता है और ठोकर खा कर गिर जाता है। लोग हंसते हैं लेकिन वो चुपचाप उठता है और कहता है, मैं एक ग्लूटोन हूँ, मैं खाना खाना बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं इस किंगडम का लगभग हर डिश को ट्राई कर चुका हूँ। वो एक्सपेक्ट करता है कि राजा उस पर हंसेगा या उसे निकाल देगा, लेकिन सोमा तुरंत अपनी सीट से उठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तो कब से किसी ऐसे ही बंदे का इंतजार कर रहा था। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सोमा बोलते हैं कि जब पूरा किंगडम फेमिनाइन में झूम रहा हो तो एक ऐसा इंसान जो कि हर डिश के इंग्रेडिएंट्स जानता हो बहुत ही काम का हो सकता है। पोंचो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रो पड़ता है। जिंदगी भर लोग मुझे फैटसो बोलते, मुझे लगता था कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। सोमा बस हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है, हो सकता है कि दिखने में तुम फनी हो लेकिन तुम्हारी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है पोंचो। सोमा ने पोंचो के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तुम्हारा काम है इस देश को फेमाइन से निकालना और फिर तरक्की के राह पे ले आना। पोंचो के चेहरे पर खुशी और आंसू का परफेक्ट कॉम्बो था। और अब उसका अगला कैंडिडेट सामने आता है, एक थोड़ा डार्क वाइब वाला बंदा जिसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। नाम होता है केज। केज चलते चलते राजा सोमा के सामने आया और बोलता है कि जब आप सभी को जज कर रहे थे तब मैं आपको जज कर रहा था। कोर्ट में हल्की हल्की चर्चा होने लगी लेकिन केज ने अपनी बात कंटिन्यू की, मैं इस किंगडम का सबसे इंटेलिजेंट मेंस में से एक हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही शौक है, किताबें। मैं हर जॉनरे, हर लैंग्वेज और हर सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और हर चीज को समझने की कोशिश करता हूँ। सोमा उसकी बात सुनकर तुरंत समझ गया, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही जीनियस है। सोमा उससे पूछते है, तुमने मुझे जज किया, क्या कंक्लूजन निकला? केज थोड़ा कैजुअली बोलता है कि सब कुछ सिर्फ एक ही डिसीजन पर डिपेंड करता था, आपने उस मोटे बंदे पोंचो के साथ क्या किया? कोर्ट एकदम साइलेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि वो बेकार हो तो आप इस राजधानी के लायक नहीं होते, बल्कि आपने उसे सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसकी तरफ से उसकी इम्पोर्टेंस समझी। वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि आप में सच में कुछ बात है। और केज कहता है कि मुझे अपने राइट हैंड बना लो, मैं आपका लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। सोमा थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है लेकिन केज की सोच और एनालाइज से इम्प्रेस होकर उसका एडवाइजर अपॉइंट कर देता है। और अब लाइन में आखिरी कैंडिडेट आता है, एक छोटी सी डरी हुई वुल्फ गर्ल जिसका नाम होता है टोमो। उसके कान बहुत ही बड़े होते हैं और आंखें थोड़ी सी मोइस्ट और वो बेरेली बोल रही होती है। लिस हल्की सी फुसल बोल देती है, वुल्फ क्लैन के लोग तो कभी भी किंगडम के अंदर देखे ही नहीं जाते। सोमा सॉफ्टली कहता है कि हो सकता है कि रिफ्यूज हो। वो उससे कहता है कि बोलने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन टोमो और ज्यादा घबरा जाती है और उसका गला सूख जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। तभी सोमा अपने थ्रोन से उठता है और सीधा उसके पास जाता है। उसके सामने झुककर एक दोस्ती की तरह पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? टोमो धीरे से
से झुकती है और उसके कान में कुछ बोलती है। बस एक लाइन बहुत ही हल्की सी, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, और सोमा की आंखें एकदम से वाइड हो जाती है। वो बहुत ही शॉक्ड था, लेकिन तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। वो कुछ नहीं दिखाता, सीधा उठता है और कहता है, आज का सिलेक्शन यहीं तक, आप सभी जा सकते हैं, लेकिन टोमो तुम रुको। कोर्ट क्लियर होता है और रात होने से पहले सोमा अपने प्राइवेट चेंबर में होता है। वहाँ पर मिस्टर आर्क, लिज और काउच पर बैठी होती है टोमो। सोमा सबसे कहते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना था कि उसने मेरे कान में क्या बोला? सब कहते नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं था, सिर्फ एक फुसकर सी आवाज आई थी। और तभी सोमा उन सभी को देखता है और कहता है कि जो उसने कहा था वो हम सब के लिए बहुत ही डेंजरस बन सकता है। सोमा चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे ये बात पता होती कि पूरे किंगडम में ये बात किसी और ने नहीं सुनी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। फिर वो सबसे कहता है कि अब जो बात बताने जा रहा है उसे किसी भी हाल में सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर चलेगी तो पूरी किंगडम हिला सकती है। फिर वो बताता है कि टोमो ने उससे कहा था कि वो सिर्फ एनिमल से ही नहीं बल्कि डीमन से भी बात कर सकती है। ये सुनते ही लिज बिल्कुल शौक में चली जाती है, कहती है जरूर कोई गलतफहमी है, क्योंकि डीमंस की लैंग्वेज बाकी किसी रेस की लैंग्वेज से बहुत ही अलग होती है और अब तक दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि उनकी लैंग्वेज को समझ पाया हो। उनकी खुद की गिल्ड को छोड़कर सोमा उनकी तरफ देखता है और कहता है कि इसी वजह से टोमो शायद से पूरी कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की बन चुकी है, उससे भी ज्यादा खुद सोमा से भी। लिज टोमो से पूछती है कि उसने कैसे सीखा कि वो डीमंस की लैंग्वेज समझ सकती है। टोमो बताती है कि कुछ टाइम पहले जब वो जंगल में घूम रही थी तब उसने अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वो चेक करने के लिए गई तो उसने देखा कि एक छोटी हाइट का डीमन जिसका चेहरा एकदम कुत्ते जैसा था उसकी तरफ देख रहा था। टोमो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी डीमन ने अपनी लैंग्वेज में उससे चिल्लाने से मना किया। और हैरानी की बात ये थी कि टोमो ने उसकी बात समझ ली और वो तुरंत चुप हो गई और डरी हुई थी। डीमन भी सरप्राइज हो गया और उसने टोमो से पूछा कि तुम मेरी बात समझ सकती हो? टोमो ने हाँ कहा और तभी वहाँ पर कुछ और आवाजें आने लगती है और डीमन उससे कहता है कि तुरंत भाग जाओ, वरना अगर दूसरे डीमन ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद टोमो तुरंत वहाँ से भाग गई और उसके बाद कभी भी डीमन से नहीं मिली। लिज सोमा की तरफ देखती और उससे पूछती क्या वो डीमन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज का प्लान बना रहा है क्या, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डीमंस ने अब तक कितने ही ह्यूमन को मार डाला है। और सोमा तुरंत कहता है कि ह्यूमंस ने भी तो काउंटलेस डीमन को मारा है। वो कहता है कि हो सकता है कि पूरी वॉर ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बस इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। लिज थोड़ा सोचती है और उसे लगता है कि हो सकता है कि सोमा सही हो। सोमा आर को कहता है कि टोमो को तुरंत रॉयल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए और इंश्योर किया जाए कि वो हमेशा सेफ रहे। पर मिनिस्टर कहता है कि एक गरीब लड़की जैसे कि टोमो के आसपास रॉयल गार्ड्स दिखेंगे तो सब लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और ये बात ज्यादा बढ़ सकती है। सोमा सोचता है और उसे लगता है कि मिनिस्टर की बात सही है। तभी मिनिस्टर एक सजेशन देता है। वो कहता है कि अगर टोमो को लीगली अडॉप्ट कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर तुरंत ही मिनिस्टर को याद आता है कि अडॉप्टेशन के लिए सोमा को पहले शादी करनी होगी। सोमा एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर लिज के फादर टोमो को अडॉप्ट कर ले तो टोमो के आस पर रॉयल सिक्योरिटी होना बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। पर टोमो उनकी बात बीच में ही काट देती है। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा अभी रिफ्यूज कैंप में ही रहते और मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर सोमा हल्का सा मुस्कुराता है और कहते हैं कि जब एडॉप्शन हो जाएगा तब तुम्हारे मम्मी पापा भी राजा के रिश्तेदार बन जाएंगे और वो लोग भी यहाँ पर महल में शिफ्ट हो सकते हैं। टोमो खुशी से चीख पड़ती है और दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर कहती है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद जब सोमा लिज के रूम में आराम कर रहा होता है तब सोल्जर्स आकर बताता है कि पोंचो अपने मिशन से वापस आ गया। सोमा और लिज तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सब लोग बैठे होते हैं और पोंचो सबसे पहले सोमा का शुक्रिया अदा करता है। उसने उसे रॉयल वन दिया जिसकी वजह से उसका ट्रेवल बहुत ही फास्ट और इजी हो गया। लेकिन जब पोंचो अपना लाया हुआ डिश सबके सामने रखता है तो सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो डिश एक स्लाइम मोस्टर होती है। सबका चेहरा बहुत ही बिगड़ जाता है और पोंचो अप्रोन पहनता है और स्लाइम को टेबल पर फैलाता है और उसे नूडल जैसे पतले स्लाइसेस में काट देता है। फिर वो उसे पानी में डालकर सल्ट में बॉईल करता है और थोड़ी वेजिटेबल और स्टोक भी मिला देता है। जब फाइनल डिश तैयार होती तो देखने में कोई भी पसंद नहीं आती, पर सोमा कहता है कि ये डिश तो बिल्कुल उसके वर्ल्ड के रेमन जैसा लग रही है। वो एक चम्मच उठाता है, टेस्ट करता है और बहुत ही शौक हो जाता है। टेस्ट बिल्कुल भी रेमन जैसा ही होता है। सोमा खुशी खुशी शुरू करता है और धीरे धीरे सब लोग भी ट्राई करते हैं और सबको वो डिश बहुत ही पसंद आने लगती है। ब्रॉडकास्ट वहीं पर खत्म होती है और उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। पूरे शहर के रेस्टोरेंट्स उस डिश को बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग नए आइडियाज मिलाकर नए डिशेस भी बनाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक गार्ड थ्रोन रूम में आता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। सोमा तुरंत कोर्ट रूम में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि प्राइम मिनिस्टर और कोज उसके सामने झुके हुए। सोमा कहता है कि खड़े हो जाओ, जो कहना है कह दो। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि उसे लगता है कि अब समय आ गया कि वो फॉर्मर किंग की तरह अपना पद छोड़ दे ताकि नए लोग नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो कहता है कि ओल्ड स्कूल मेथड्स अब काम नहीं आ रहे और नए ब्लड को मौका देना चाहिए। सोमा ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है। वो पूछता है कि आपके जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि आप जितना स्मार्ट और वाइस हो। मिनिस्टर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने केज को अपना अप्रेंटिस बनाकर रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस पद के लायक है। सोमा केज की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर उसे लगता है कि शायद सच में केज ही पद के लिए बहुत ही बेस्ट
चॉइस है। वो प्राइम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है और केज को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देता है। केज हल्का सा झुक कर सोमा का शुक्रिया अदा करता है और फिर उससे कहता है कि आप पूरा दिन रेस्ट कीजिए, आप लगातार काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप थक जाएंगे और उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। सोमा पहले बहुत ही हेजिटेट होता है, उसके मन में काम की चिंता होती है, लेकिन केज उसे कॉन्फिडेंटली कहता है कि आज का काम मैं देख लूंगा, आप बस आराम कीजिए। अगले दिन सोमा केज की सलाह को मान लेता है और लीज के साथ एक छोटी और आयशा उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ होती है। लिज पहले तो सरप्राइज होती और वो पूछती तुम ठीक हो, तुमने कभी ब्रेक नहीं लिया। सोमा मुस्कुराता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। लिज थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि हम किंग और क्वीन बनकर बाहर जा सकते हैं। और तभी वो एक मिलिट्री स्कूल यूनिफॉर्म निकालती है और एक सोमा को देती है और एक खुद पहन लेती है। दोनों सिंपल स्टूडेंट्स बन जाते हैं। आयशा को बॉडीगार्ड बनाकर वो लोग शहर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर घूमने के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि जुआ के कैफे में चलते हैं। वहाँ पर वो एक कॉर्नर वाले बाथ में बैठ जाते हैं, स्नैक्स ऑर्डर करते हैं और रिलैक्स फील करते हुए देश के हालात के बारे में बात करते हैं। तभी उनके बगल वाले टेबल से थोड़ा तेज झगड़ा सुनाई देता है। वहाँ पर एक फोक्स गर्ल और एक लाल बाल वाला लड़का बैठकर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। दोनों की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि सोमा उनका पूरा कन्वर्सेशन सुन लेता है। फोक्स गर्ल का नाम होता है किड और लड़के का नाम होता है हाल। हाल गुस्से में कहता है कि मैं किंग पर भरोसा नहीं करता हूँ, वो तो खुद इतना यंग है, उसे क्या समझ है पॉलिटिक्स और बैटलफील्ड के बारे में। गाइड उसे तुरंत रोकती है और बोलती है चुप रहो हाल, नया किंग बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्ट्रैटेजिक है और अब तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हाल जिसके अंदर जवानी का जोश भरा होता है वो कहता है कि मुझे तो बस बैटलफील्ड चाहिए, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं ड्यूक ऑफ कार्मेन आर्मी में शामिल होने जा रहा हूँ। गाइड शॉक हो जाती है, वो गुस्से में कहती है कि ऐसा कभी मत करना, ड्यूक ऑफ कार्मेन तो खुलेआम राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है। पर हाल चीख कर कहता है कि मुझे जो सही लगेगा, पर हाल चीख कर कहता है जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये किंग किसी भी चीज के लायक है। अब सोमा से ये सुनकर रहा नहीं जाता है, वो आकर सीधा पूछ लेता है हॉल से कि तुझे क्या प्रॉब्लम है न्यू किंग से। हॉल उसकी तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है तू है कौन। लेकिन जैसे ही गाइड उसे देखती वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। जैसे उसने सोमा को पहले देखा फिर सब लोग एक दूसरे टेबल पर बैठकर और बातचीत शुरू हो जाती है। हाल फिर से एटीट्यूड में आकर सोमा से उलझने लगता है, लेकिन आयशा उसको तुरंत पकड़ लेती है, उसे ट्विस्ट कर देती है और फिर उसके मुंह अपने हाथों से दबा लेती है। तभी सोमा उससे कहता है छोड़ दो उसे, इतना काफी है। लोकेट साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और थोड़ा डर भी जाता है हाल को कोई चोट ना आ जाए। अब सोमा सीरियस हो जाता है और हाल की तरफ देखकर कहता है अब भी नहीं पहचाना मुझे। हाल तुरंत समझ जाता है कि सामने जो खड़ा है वो खुद किंग सोमा है। उसकी आवाज का टोन और बदल जाता है। सोमा उससे पूछते है तुम ड्यूक ऑफ शेरमैन के पास क्यों जाना चाहते हो, लेकिन हाल कुछ भी नहीं बोल पाता है, शायद डर की वजह से बहुत ही चुप रहता है। सोमा उसे कामली कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो जाओ, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता और हर किसी को डिसीजन अपना खुद लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सोमा एक माइंड गेम खेलता है, वो हाल और गाइड के बीच के कनेक्शन को भी अच्छी तरह से समझ चुका होता है। सोमा उससे कहता है सोच लो अगर तुमने दूसरी साइड चूज की तो तुम्हें गाइड के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा और अगर तुम डायरेक्ट उससे नहीं लड़ोगे तो कोई और जरूर लड़ेगा और अगर उस बैटल में गाइड को चोट लगी तो तुम उससे बचा भी नहीं पाओगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें बचाने नहीं देंगे चाहे वो मर भी रही हो। ये बात सुनकर हॉल शोक में आ जाता है, काफी देर तक चुप रहता है, फिर फाइनली डिसाइड करता है कि वो सोमा और गाइड के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा। सोमा इस बात से खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सोमा लिज के साथ चाय पर बैठा होता है, वो उसे बताता है कि अब अपनी डार्क मैजिक से काफी अच्छा हो गया है, अब वो एक साथ 4 इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले एक मैसेज आता है। कोर्ट रूम में उसे बुलाया गया होता है क्योंकि प्रेस्टीजियस मांगना हाउस का हेड उसे मिलने आया होता है। सोमा तुरंत कोर्ट रूम की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हाल वहाँ पर ऑलरेडी है। उसके चेहरे पर कई चोटों के निशान होते, गला और गाइड भी वहाँ पर मौजूद होते और दोनों अपने सिर झुकाए होते। सोमा अपने थ्रोन पर बैठता है और गला तुरंत उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हाल ने ऐसी बातें की, मुझे तो ये सब गाइड ने बताया। थोड़ी देर के बाद गला सोमा के पास आता है और उससे कहता है कि उसने अपने बेटे हाल को अच्छे से समझा दिया है और रिक्वेस्ट करता है कि सोमा उस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रिएक्शन ना ले। साथ ही वो ये भी प्रॉमिस करता है कि मैंगा फैमिली हमेशा सोमा के साथ खड़ी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सोमा उसका शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि हाल को परिंस करने का कोई इरादा नहीं था और वैसे भी जितनी डांट गला ने उसे दी वो काफी है। फिर सोमा गला को बताता है कि वो गाइड को अपनी रॉयल गार्ड का एक मेन मेज बनाने जा रहा है और हाल को भी अपनी रॉयल आर्मी में एक ऑफिसर की पोजीशन दे रहा है ताकि दोनों एक साथ रह सके और एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। कुछ दिन के बाद फाइनली सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और जो थोड़ा बहुत काम बचा होता है उसके लिए सोमा अपनी डार्क मैजिक का यूज कर लेता है। अब एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद सोमा एक मीटिंग बुलाता है उन सभी लोगों के साथ जो कि पेपर वर्क में काफी टाइम से काम कर रहे थे। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते तो सोमा एक जबरदस्त स्पीच देता है। वो कहता है कि तुम लोग इस किंगडम का असली खजाना हो, तुम्हारी वजह से मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाऊंगा जो इस देश के फ्यूचर को सेफ रखेगा और फूड शॉर्टेज जैसे बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकता है। उसके बाद वो उन सभी को एक पूरे हफ्ते की छुट्टी दे देता है और उनके अमेजिंग काम के लिए। वो कहता है कि मैं तुम सभी को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता हूँ लेकिन फिलहाल किंगडम के पास उतने फंड्स नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर तुम सभी लोग रॉयल वाइन सेलर में जाओ, वहाँ के सबसे बेहतरीन विंटेज वाइन तुम्हारे लिए है। एक एक बोतल उठाओ और जो मन करे वो करो, चाहे बेच दो या फिर उसको पी लो। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते
छोड़ते हैं और सोमा के थैंक यू बोलते ही तुरंत सभी लोग वहाँ से सेलर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी लिज थोड़ा सीरियस हो जाती है और सोमा से पूछती है कि क्या ये सही डिसीजन था उन सभी को छुट्टी देने का? अभी भी काफी सारा काम बचा हुआ है। सोमा स्माइल करता है और कहता है थोड़ा रिलैक्स करो लिज, काम तो सही स्पीड में चल रहा है। फिर वो उससे अपना नया प्लान बताता है। वो कहता है कि उसका प्लान है एक कोस्टल विलेज में एक नया पोर्ट बनवाने का, जहाँ पर किंगडम के लोग ट्रेड ग्रो कर सके। वही विलेज अब एक ट्रेडिंग टाउन बन जाएगा जहाँ लोगों को नए जॉब्स मिलेंगे। वो ये भी बताता है कि किसी भी फॉरेन शिप को वहाँ पर आकर ट्रेड करने के लिए टैक्स और टोल चार्ज देने पड़ेंगे। इससे इलीगल ट्रेडिंग काफी हद तक कम हो जाएगी और अगर कोई भी शिप वहाँ पर फूड क्रॉप्स को बचाने के लिए आएगी तो बहुत ही ज्यादा लो टैक्स लगेगा। इससे देश में चल रही फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सोमा लिज को समझाता है कि सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है और इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है फूड की। अगले दिन सोमा, लिज और आयशा उस छोटी सी विलेज में पहुंचते हैं जहां पोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करना था। आर्क पहले वहां पर होता है। उसने सबके लिए टेंट्स भी लगवा दिए होते हैं। जैसे ही सोमा आता है आर्क उनका वेलकम करता है। सोमा उससे पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। आर्क थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि विलेज के कुछ बुजुर्ग लोग इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है और कह रहे होते हैं कि पोर्ट नहीं बनवाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। सोमा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों, आखिर दिक्कत क्या है? आर्क बताता है कि ये बुजुर्ग लोग एक पुरानी लेजेंड में बिलीव करते हैं जिसमें कहा गया है कि अगर इस एरिया में कुछ भी नया बनाया गया तो वाटर गॉड्स नाराज हो जाएंगे और पानी का एक मोस्टर भेजकर पूरे एरिया को बर्बाद कर देंगे। सोमा को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो आर्क से कहता है चलो मुझे उन बुजुर्ग से मिलवाओ। आर्क उसे एक पुराने घर में लेकर जाता है जहाँ पर सोमा एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। बुजुर्ग फिर से उसे वार्न करता है अगर तुम्हें ये पोर्ट बनवाना है वाटर गॉड्स बदला लेंगे और ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। सोमा उनसे कामली पूछते कब ऐसा कब हुआ था और लोगों को कैसे पता चला था कि ये मोस्टर आने वाला है। बुजुर्ग कहते कि ये सब मेरे दादाजी के जमाने में हुआ था। जब मोस्टर आने लगते तो जमीन कांपने लगती जैसे कि उनके कदम पड़ रहे हो और फिर वो मोस्टर समंदर से निकलकर सब कुछ निकल जाता है। सोमा थोड़ा सोचता है और फिर वापस अपने कैसल की ओर चला जाता है। रात को केज और आर्क को अपने चैम्बर में बुलाता है और सब कुछ डिस्कस करता है। केज उससे पूछते क्या तुम सच में इस मिथ पर बिलीव करते हो? सोमा कामली कहता है नहीं, मुझे मोस्टर में बिलीव नहीं है, लेकिन एक बात समझो, हर लेजेंड के पीछे कुछ न कुछ तो सच होता ही है। वो कहता है कि उसने डिसाइड किया कि वो कंस्ट्रक्शन की जगह बदल दी जाएगी और जिस एरिया के लोग श्रापित मानते हैं उसे छोड़ दिया जाएगा। कैच बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्या तुम सच में किसी समुद्री भगवान से डर गए हो? सोमा हंसता है और कहता है कि मैं एक सी गॉड से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन सोच के देखो जो लोग मोस्टर कह रहे हैं वो हो सकता है कि वो कोई सुनामी हो और जमीन का कांपना, मतलब हो सकता है कि एक सी गॉड से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन सोच के देखो जो लोग मोस्टर कह रहे हैं वो हो सकता है कि वो कोई सुनामी हो और जमीन का कांपना, मतलब हो सकता है कि अर्थक्वेक हो और ये भी हो सकता है कि ये एरिया पूरा का पूरा सुनामी प्रोन हो। सोमा क्लियरली सोचता है कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में और डिसाइड करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर पोर्ट नहीं बनवाएगा जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क हो। अगले दिन नई जगह पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाल जो कि अब रोड कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहा होता है थक कर चूर हो चुका होता है और वो चिढ़कर गाइड से कहता है कि लाइट काम कर रहा होता और तभी काइट उसे डांट देती है और कहती है कि चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। साथ ही साफ साफ कह देती कि उसे नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना क्योंकि वो उसकी बॉस है। फिर काइट बताते कि आर्मी को कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए दिया गया क्योंकि बनाने के लिए बहुत सारे रोड्स हैं, लेकिन मेन पावर कम है, इसलिए अगर काम को तेजी से पूरा करना है तो उनका इस प्रोजेक्ट में होना जरूरी है। लंच के वक्त हाल बहुत सारे टेस्टी बर्गर खाते हैं जो कि सोमा और काइट ने मिलकर बनाए होते हैं। काइट उसे बताती है कि बर्गर में जो ताजे वेजिटेबल्स है उन्हें पास के गाँव से लेकर आया गया है और ये सब नए बनाए गए रोड्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। फिर और बताती है कि नए रोड्स बनाने के लिए सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से फूड प्राइस भी कम हो गए हैं। हाल अपने राजा के फोरसाइट को देखकर काफी इम्प्रेस्ड होता है। तभी वहाँ पर सोमा आता है लिज के साथ, जिसे देखकर हाल तुरंत खड़ा हो जाता है और सैल्यूट करता है, लेकिन सोमा उसे रोक लेता है और कहता है कि इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उसका नाम लेकर बुला सकता है क्योंकि उसे भी अच्छा लगता है कि किसी अपनी उम्र के इंसान से नॉर्मल तरीके से बात करना। फिर जब सब लोग रोड के वॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं माइक लिज को रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस समझाता है। लिज ने पहले कभी रोड बनते हुए नहीं देखा होता। माइक उसे बताता है रोड्स बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है। फिर उसे स्ट्रीट लैंप दिखाता है जो कि स्पेशल ल्यूटेंट मॉस के नाम से प्लांट से चलते हैं जिसे रात में लाइट मिलती है। और फिर वो वार्निंग ट्रीज दिखाता है जो कि गांव के विल्ड एनिमल्स और टेम्परेरी प्रोटेक्शन देने के लिए लगाए गए। तभी अचानक से मैसेंजर बर्ड आता है और आयशा को एक लेटर देता है। लेटर में उसके पापा ने लिखा होता है कि उसके गाँव में एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें आधा गाँव मिट्टी में मिल गया और अभी भी कई लोग लापता है। ये सुनकर आयशा बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत सोमा को बुलाती है, लेकिन सोमा सिचुएशन को बहुत ही शांत और समझदारी से हैंडल कर लेता है। वो तुरंत गाइड को कहता है कि एक रेस्क्यू टीम को तैयार करो जिसमें खुद भी रहो और सब लोग मिलकर डार्क एल्व्स के गांव पर चलेंगे। उसके बाद वो आयशा को थोड़ा सा कंफर्ट करता है, लेकिन कहता है कि रोने का टाइम नहीं है, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हम सब यहाँ के लोकल नहीं है और हमें रास्ते का भी पता नहीं है। फिर ओलिस से कहता है कि पहले जाओ और एक रेस्क्यू टीम को तैयार करो और हाकी को बोलो कि डार्क एल्व्स के लिए रिलीफ पैकेज भेज दे। सोमा आयशा से पूछते कि उनका गाँव कितनी दूरी पर है, तो आयशा बताती कि मिलिट्री मार्च को यहाँ पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर सोमा थोड़ा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि वहाँ तक वक्त पर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। सोमा सभी को समझाता है कि अगर डिजास्टर होने के बाद रेस्क्यू टीम को यहाँ पर पहुँचने में 3 दिन का गैप आ गया तो मरने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है।
तभी जैसे किसी दुआ का जवाब मिल गया हो, उनका एक अजीबोगरीब राइनो वहाँ पर तेजी से दौड़कर निकलता है और सोमा के दिमाग में आइडिया आता है क्यों न इस रिनोस का यूज किया जाए रेस्क्यू टीम को आयशा के गांव जाने के लिए। सोमा खुद रॉयल कैरी से जाने का फैसला करता है और रिनोस पर रेस्क्यू टीम को भेजता है। जब सब लोग शाम के वक्त आयशा के गांव पर पहुंचते हैं तो उसके पापा राजा का स्वागत करते हैं और अपना परिचय देता है वार्डन, लेकिन सोमा उन्हें रोक देता है और कहता है कि फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन पर बताओ। वार्डन बताते हैं कि लैंडस्लाइड में 100 लोगों की जान चली गई है और 40 लोग अभी लापता है। सोमा तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है कि मिसिंग लोगों की लिस्ट बनाई जाए और जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाए। साथ ही वो वार्डन को कहता है कि किसी को पहाड़ों पर रखो जो कि देखते रहेगी कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, अगर दूसरा लैंडस्लाइड हुआ तो सब मुसीबत में आ जाएंगे। इस काम के लिए आयशा खुद वॉलंटियर करती है और उसके पापा भी मान जाते हैं क्योंकि आयशा को ये जंगल अपने हाथों की लकीरों जैसा याद है। फिर सोमा अपनी सर्च और रेस्क्यू टीम को मोटिवेट करता है जो कि स्किल उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज की है, अब उनका यूज यहाँ पर करना है। उन्हें जमीन खोद कर लोगों को ढूंढना होगा। काम शुरू होता है लेकिन अचानक सोमा एक गिरते हुए ट्री ट्रंक की तरफ भागता है और कहता है कि वहाँ पर उसे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है। हाल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन जब हाल वहाँ पर खोदता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक इंसान का हाथ जमीन के अंदर से बाहर आता है, फिर वो ट्री ट्रंक हटाता है और उसके नीचे एक आदमी को बाहर निकालता है। हाल बहुत ही हैरान होता है कि सोमा को कैसे पता चला कि वहाँ पर कोई जिंदा है। तब सोमा उसे छोटा सा एक लकड़ी का माउस दिखाता है। ये स्पेशली इसी काम के लिए बनाया गया था ताकि जहाँ उसकी रेस्क्यू टीम ना पहुँच सकी वहाँ पर ये माउस काम आ जाए। सोमा उन माउस को अपने मैजिक से कंट्रोल करता है और अपनी कॉन्शियसनेस का हिस्सा उस पर ट्रांसफर करके, जैसे उसने पेन और डमी के साथ किया था। आखिर में पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और सभी विलेजर्स मिल जाते हैं। वार्डन सोमा का दिल से शुक्रिया अदा करता है, चाहे कुछ लोगों की जान ही क्यों न बच पाई, लेकिन सोमा का टाइमली एक्शन उनके लिए एक ब्लेसिंग था। तभी वार्डन की बेटी आकर बताती कि प्रिंसेस की दूसरी रेस्क्यू टीम के साथ पहुंच गई है, लेकिन एक आदमी कॉर्नर में बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि अब देरी हो चुकी है। इस पर सोमा समझाता है कि हाँ देर जरूर हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने वहाँ पर पहुँचने के बाद भी काफी काम किया, जैसे कि घायलों का इलाज करना और बिल्डिंग्स टूट गई थी उन्हें दोबारा से बनाना। लेकिन वो आदमी जिसका नाम रोब होता है दुखी मन से कहता है कि चाहे कुछ भी कर ले उनके सारे एफर्ट्स भी उन लोगों को वापस नहीं ला सकते जो कि मारे जा चुके हैं। तभी वार्डन उसे तुरंत टोक देता है और कहता है कि चुप हो जा। फिर वो सोमा को समझाता है कि ये आदमी उसका छोटा भाई रोब है। रोब अपनी पत्नी को इस डिजास्टर में खोया और उसकी एक ही बेटी थी जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। रोब दिल से रो पड़ता है, उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि जिस जंगल को उसने पूरी ईमानदारी से बचाया था आज उसी जंगल में उसकी पत्नी की जान ले ली। वार्डन अपने भाई को समझाता है और कहता है कि दुख मनाना गलत नहीं है, लेकिन किसी पर इल्जाम भी मत लगाओ। बाद में आयशा सोमा से कहती कि रोब उन लोगों में से एक था जिन्होंने पहले जंगल के पेड़ काटने का विरोध किया था और वो सोचती कि ये वही वजह तो नहीं बनी लैंडस्लाइड की। सोमा उससे कामली कहता है कि ये सब बस बुरे वक्त और बारिश की ज्यादा होने की वजह से हुआ है, बस एक बैड लक था। पैलेस वापस लौटने पर लिस माफी मांगती और ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन सोमा कहता है कि उसे और ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने पहले से किसी डिजास्टर के लिए प्लानिंग नहीं की थी। वो कहता है कि फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम में इतना उलझ गया था कि बाकी इंपॉर्टेंट इशू पर ध्यान नहीं दे पाए। कुछ दिन के बाद जूना सोमा से मिलने आती है और उसे देखकर वो बहुत ही शौक होती है। सोमा अपने बिस्तर पर पेपर से घिरा पड़ा होता है। जूना बताती कि लिज ने कंप्लेंट की थी कि सोमा की नींद और हालत दोनों बहुत ही खराब हो रही है। सोमा कहता है कि उसका दिमाग इतना भर गया कि वो चैन की सांस भी नहीं ले पा रही है। जूना उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम मुझे चाहे रानी के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाना हो, लेकिन जब भी थक जाओ मुझे बुला लेना। ये कहकर वो प्यार से उसके माथे पर हाथ रखती है और सोमा आराम से सो जाता है। जूना प्यार भरी मुस्कान के साथ उसके लिए गाना गाने लगती है। इसी बीच दूसरी जगह के ड्यूक डैम के लीडर्स के बीच में बहस छिड़ जाती है। एक लोएन हेड आदमी ड्यूक कैरमैन गुस्से में कहता है कि सोमा को किंग के पद से हटा देना क्योंकि वो किंगडम संभालने के लायक नहीं है, लेकिन डुकेस एक्सेल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि सोमा ने तो किंगडम के लिए इतना कुछ किया तो भला प्रॉब्लम क्या है। कायमिन जवाब देता है कि सोमा ने इंपॉर्टेंट मैटर्स को नेग्लेक्ट किया है और उनके लॉयल सर्विस चिप्स को हटा दिए करप्शन साफ करने का नाम पर। फिर वो कहता है कि उसका खुद का किंग बनने का कोई इरादा नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि पुराना राजा वापस से आ जाए क्योंकि उसके प्रति बहुत ही वफादार है। वहाँ पर एक और डिक भी होता है और उसका नाम कास्टर होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कास्टर अब सोमा के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार होता है। वो चाहता है कि वॉर शुरू हो जाए इससे पहले कि सोमा सबका विश्वास जीत ले। लेडी एक्सेल दोनों को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने रिलेवेंस शुरू की तो अमिया जैसे दूसरे किंगडम इसका फायदा उठाकर उनके किंगडम पर हमला करेंगे, लेकिन कास्टर कहते हैं कि एडोनिया उनका सपोर्ट करेगा और सोमा के खिलाफ रिफोर्समेंट भेजेगा। डोजिस इनकी बातों से कन्विंस नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग ऐसे ही ऑफर सोमा को ही दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो और एल्डन के सोल्जर वॉर में बिजी हो और तब तक अटैक किया जा सके। तभी कास्टर की बेटी कार्ला रूम में घुस जाती है और जोर से कहती है अगर उसके पिता सोमा के खिलाफ लड़ेंगे
तो वो भी उनके साथ लड़ेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। दूसरी तरफ एडोनिया का मिस्टीवियस रूलर गास बहुत ही खुश होता है ये सुनकर कि कैरमन ने उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और सोमा के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन गास बहुत ही चतुर है, वो एक ही वक्त पर कार्मेन को सोमा से लड़ने के लिए सपोर्ट भेज रहा है और सोमा को भी कार्मेन के खिलाफ सपोर्ट देने का दिखावा कर रहा है। जैसे लेडी एक्सेल ने पहले अंदाजा लगाया था, गास का बेटा जूलियस उसके प्लान को सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी बेटी रोरा इस प्लान के खिलाफ होती है। वो बस एल्डेन के तरीके से जलन महसूस करती है जहाँ पर हर घंटे डेवलपमेंट हो रहा होता है। पैलेस में सोमा हाकी को कंसल्ट करता है कि वो अपने किंगडम को बचाने के लिए वायलेंस का यूज करे। पहले तो सोमा इस आइडिया के खिलाफ होता है, लेकिन उसके दादू का आखिरी शब्द उसके दिमाग में घूमने लगता है और वो फैसला करता है कि वो अपने परिवार जैसे लोगों को हर हाल में बचाएगा। सोमा एक स्ट्रॉन्ग टोन में ऑर्डर देता है कि उनका प्लान तुरंत शुरू किया जाए रिबेलियंस को खत्म करने के लिए। उधर गास अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो एल्फ टेरिटोरी के अंदर आनी अल्टोरा सिटी पर हमला करे। उसे लगता है कि सोमा इस वक्त सिर्फ ड्यूके से लड़ रहा होगा, इसलिए ये सही वक्त है 50 साल पुरानी एंसेस्टर जमीन को वापस लाने का। लेकिन जैसे गास अपने स्पेस कंप्लीट करने वाला होता है, मिनिस्टर कोलब्रेट भागते हुए आता है और उसे रोकता है। कोलब्रेट कहता है कि वॉर का मतलब लोगों को भूख और दुख में डालना है, लेकिन गास उसकी बात नहीं सुनता और उसे गुस्से में लात मार देता है। कोलब्रेट याद दिलाता है कि उन्होंने मैनकाइंड एक्ट के अंदर एक पीस ट्रीटी साइन की है, लेकिन गास और उसका बेटा दोनों उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। कोलब्रेट जिसे देखकर लगता है कि अभी बॉक्सिंग रिंग से निकला हो, बाहर आता है और रास्ते में गास की बेटी गासिया से मिलता है। गासिया उसे कहती है कि वो किंगडम से भागने का प्लान बना रही है और अगर कुछ गलत हो गया हो तो कोलब्रेट को भी रेडी होना पड़ेगा। कोलब्रेट क्वाइटली गुड बाय कह देता है ग्रेविटी को। वही सोमा लिज को बुलाता है एक खास काम के लिए। उसी वक्त सोमा वीडियो चैट पर होता है 3 ड्यूकेस के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद वो उनसे सीधा कहता है कि अगर तुम लोग रिबेलियंस कंटिन्यू करते हो तो मुझे तुम्हें टेररिस्ट कहना पड़ेगा। एक्सेल उससे पूछती कि उसकी इंटेंशन क्या है, तो सोमा कहता है कि उसका सिर्फ एक ही गोल है, उन तीनों की आर्मीज को एक बैनर के अंडर यूनिट करना। सोमा को किसी को पर्सनली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन कास्टर इस प्लान के खिलाफ होता है। उसे डर होता है कि आर्मी का एक साथ होना करप्शन को जन्म दे सकता है। सोमा उसे समझाता है कि अगर आर्मी से यूनिट एक हो जाए तो इडोनिया जैसा दुश्मन किंगडम से लड़ना आसान हो जाएगा, और वो ये भी वादा करता है कि उसके रूल्स में कभी भी करप्शन जगह नहीं बनाएगा। सोमा कास्टर से कहता है कि अगर वो भी फेल हो गया तो करप्ट बन जाएगा, तो बिना झिझक उसका सर काट देना। इस कन्वर्सेशन के एंड में लेडी एक्सेल अपनी पूरी आर्मी के साथ सोमा की तरफ से लड़ने की कसम खा लेती है, लेकिन कास्टर और कैरमैन अपने डिसीजन पर कायम रहते हैं। उनका कहना होता है कि पहले राजा ने उनसे पूछा तक नहीं और बिना किसी सलाह के सोमा को गद्दी दे दी। कास्टर साफ कहता है कि वो कैरमैन के साथ नहीं मिल रहा है, वो न्यूट्रल ही रहेगा। कैरमैन भी खुद बोलता है कि वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके लिए एक वॉरियर का प्राइड सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी हीटेड बातें होती है, लेकिन सोमा एक रिक्वेस्ट करता है, अगर उनमें से कोई भी हार गया तो उसकी आर्मी विनर के अंडर लॉयल हो जाएगी। तभी लिज अपने बाल को काट लेती है और एक नया संकल्प और एक नई शुरुआत वो दिखाती है कि अब वो पूरी तरीके से सोमा के साथ है। जुआ भी ड्यूकेस के पास आकर खड़ी होती है और सोमा उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से एक्सेल उसकी साइड आई। लिज उसे यकीन दिलाती है कि बाकी सभी उसके साथ ही है। बैटल का दिन आ चुका होता है। गास जोर से अपनी आर्मी को वॉर कराई देता है और एल्डन पर सडन अटैक का ऑर्डर देता है। वो अपनी सेना के साथ अल्टोना सिटी में घुस जाता है, जो कि एल्फ्राइन रीजन में होता है। वहाँ के क्राउड से लोकल लॉर्ड कहता है कि शहर के गेट खोलो, लेकिन वो आदमी डर के मारे कुछ वक्त मांगता है, क्योंकि अल्टोरा की आर्मी 2 ग्रुप्स में बढ़ चुकी होती है, जो कि एक घास के साथ होती है और दूसरा बिना डरे उसका सर कुचल देने के लिए रेडी। जब जूलियस अपने फादर को सजेस्ट करता है कि गार्ड को डिसीव करो, गास गार्ड से कहता है कि अगर तुम हमें गेट के अंदर जाने दोगे तो हम तुम्हारे किसी भी सोल्जर्स को छुएंगे भी नहीं। लेकिन असल में गास दिखावा कर रहा होता है। उसका प्लान होता है गेट खुलते ही उस आदमी को मार दिया जाए। उसने अपने किंगडम के एंट्रेंस पर एक ह्यूज फोर्ट्रेस बना लिया होता है कि अर्थ मैजिक और कंस्ट्रक्शन टीम के सपोर्ट से अपोजिंग आर्मी हर हाल में फोर्ट्रेस तोड़ने की कोशिश करती है। पहले एरोस और फायरबॉल से अटैक होता है, लेकिन बाद में वो हैवी कैनन्स ले आते हैं। कैनन की पावरफुल शॉट से फोर्ट्रेस की दीवार में क्रैक पड़ने लगते हैं। तभी हाल किसे कहता है कि थोड़ी मैजिक यूज करो इसे बचाने के लिए, लेकिन काइट थक चुकी होती है। वो कहती है कि सारी मैजिक तो मैंने दीवार बनाने में लगा दिया, सब कुछ खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी अंधेरे से एक तीर आता है। सर डार्क अर्फेम एंट्री लेता है। एक एरो सीधा कैनन बॉल पर लगता है। सर डार्क अर्फेम का तीर कैनन बॉल को बीच से फाड़ देता है। वो हाल का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हाल ने उसकी बेटी को लैंडस्लाइड रन से बचाया था, और उसकी बेटी कहती कि वो भी बड़ी होकर हाल जैसा बनना चाहती। ये सुनकर वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। आर्ट तुरंत रॉयल आर्मी को ऑर्डर देता है, सिर्फ कैनन्स पर अटैक करो, सोल्जर्स को इग्नोर करो। ये स्ट्रेटजी काम कर जाती। जब कैरमैन को न्यूज मिलती वो सरप्राइजिंगली काम रहता है। वो अपनी आर्मी के जनरल्स को कहता है कैनन फेल हो गए थे, बट मेरे पास एक प्लान है। उसके पास 40,000 सोल्जर्स होते और सोमा के पास सिर्फ 10,000। कार्मेन का प्लान होता है सोमा को खुद अपने आर्मी के पास खींच लाना, क्योंकि उसके हिसाब से सोमा अब सिटी में मौजूद नहीं है। आर्मी का डिफेंसिव स्टाइल उस बात का प्रूफ होता है। एक इविल स्माइल के साथ कैरमैन पूछता है कि सब रेडी है ना मेरे मास्टर प्लान के लिए। वही दूसरी तरफ घास खुद को अल्टोरा जीतने के करीब समझता है। उसका बेटा आर्मी
आर्मी को रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक डम से बैटल क्राइस सुनाई देती है। लॉर्ड वाइस लौट चुका होता है और वो काफी घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि उसने आर्मी की एग्रेसिव हाल को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। अब जी ये घास को थोड़ा गोल्ड डस्ट देता है और उससे कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, कल सुबह तक का वेट करो, जब पहाड़ों की छांव गोल्ड डस्ट के बक्स पर पड़ेगी तब तक मैं अपनी आर्मी को भी तुम्हारे सपोर्ट में ले आऊंगा। जूलियस अपने फादर को समझाकर कन्विंस कर लेता है और घास एग्री कर जाता है। असल में वाइस एल्फ ब्रेंडन का गद्दार नहीं होता, वो चुपके से एक्सेल के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। वो थोड़ा परेशान होता है, इतना गोल्ड देने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ड्यूकेस उसे समझाते हैं कि अगर थोड़ा गोल्ड देकर वक्त खरीदा जा सकता है तो ये समझदारी ही है। ये सब प्लान पहले से ही सोमा का होता है, लेकिन अगर सोमा दोपहर तक नहीं आया तो सबका काम तमाम समझो। इस सब टेंशन के बीच हाल और उसकी लड़की डिनर पर होती है। वो अपना सर हाल के कंधे पर रखती है। अगर हम ये वॉर जीत गए तो जिंदगी का हर बैटल जीत सकते हैं। वो शर्माते हुए हाल से कहती है, मुझे एक अंडा समझकर प्रोटेक्ट करना, पूरा वॉर बार। अगली सुबह कार्मेन की आर्मी अब भी फोर्ट्रेस तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगती है। गाइड नोटिस करती कि एनिमीज ने अपनी फॉर्मेशन बदल दी है और ये गुड न्यूज होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब वो डायरेक्ट कॉम्बैक्ट में आ रहे हैं और ये फॉरबिडन आर्मी के लिए फायदे का मौका बन सकता है। दूसरी तरफ गास और उसका बेटा वापस से उस जगह पर छुपे होते हैं जहां उन्होंने वाइस से डील की होती है। कंडीशन पूरी हो जाती है और गास ऑर्डर देता है, अटैक। फोर्ट्रेस के पास अचानक से वर्निस की एक बड़ी सी सेना तेज गति से दिखाई देती है, जिसे देखकर हाल को लगता है कि सैसी एक कैरमैन की आर्मी के लिए रीइंफोर्समेंट आ रहा है। लेकिन इसके पीछे एक रात की पुरानी कहानी छुपी होती है जो कि रेड सिटी में हुई थी। कास्टर के सबसे करीबी आदमी ने उसे आकर बताया होता है कि रेड सिटी को एवेक्यूएट कर दिया गया है और दूसरी जगहों की एयरफोर्स भी उसके साथ मिलने के लिए रेडी है। लेकिन कास्टर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसका कहना था कि उसकी रिबेलियन की ग्लोरी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर था कि अब उसका नजरिया सोमा के लिए थोड़ा बढ़ने लगा था। उसको ये डर लग रहा होता है कि कहीं सोमा कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो कि सबको सरप्राइज कर दे। तभी जब कास्टर किसी से बात कर रहा होता है, कार्ला हल्फ करते हुए रूम में आती है और कहती है कि सोमा की फोर्सेस दिखने को मिली है, लेकिन हैरानी की बात ये होती कि वहाँ सिर्फ एक ही शिप दिखाई दे रहा था। उसी वक्त सोमा का एक फेस टाइम रिक्वेस्ट आता है जिनमें से कास्टर से बात करना चाहता है। जब तक शिप ड्यूक के कास्टर तक खींच कर लेकर जाया जा रहा होता है, उसी वक्त वो शिप कैनन बॉल छोड़ना शुरू कर देता है। कास्टर ये देखकर हैरान हो जाता है कि सोमा ने कितना यूनिक मूव खेला। सोमा कास्टर को एक मौका देता है विनिंग टीम से मिलने का, लेकिन कास्टर इस बात को घिन से ठुकरा देता है। वो कहता है कि वो अपनी इज्जत को सरेंडर करके बर्बाद नहीं करेगा। सोमा उससे अलविदा कहता है और कास्टर गुस्से में कार्ला से कहता है कि कैनन्स को तुरंत बंद करो। कार्ला एयरफोर्स को सोमा की शिप पर अटैक करने भेज देती है, लेकिन उनका इरादा सोमा को जिंदा पकड़ने का होता है। एयरफोर्स के जबरदस्त फॉर्मेशन में शिप को घेर लेती है और उसे फायर करना शुरू कर देती है, लेकिन शिप उनके अटैक्स को काउंटर कर देता है, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा शौक होता है। एक स्ट्राइकर नोटिस करता है कि शिप की वेल्स ज्यादा मजबूत नहीं है, तो कार्ला तुरंत ऑर्डर देती कि उन पर अटैक करो, लेकिन वो ये भी ध्यान रखती कहीं शिप की उस हिस्से पर अटैक ना हो जाए जहाँ की प्रिंसेस लिस हो सकती है। आखिरकार वो कैनन्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब वो शिप के अंदर जाते तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई सोल्जर्स नहीं होता, सिर्फ कुछ पॉपेट्स हैंड्स लगे होते हैं। इस पल कार्ला को समझ में आ जाता है कि ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन था। सोमा का असली टारगेट तो कास्टर था। तब तक सोमा कैसल के अंदर घुस चुका होता है और कास्टर ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम आखिर अंदर कैसे आ गए। सोमा बताता है कि उसने रेड सिटी के ब्लूप्रिंट से सीक्रेट पैसेज ढूंढ लिए थे, जिनके जरिए वो अंदर आ गया। इंट्रो के बाद कास्टर उससे कहता है कि अगर वो हार भी गया तो उसका वफादार टालमैन उसकी एयरफोर्स को संभालेगा। सोमा उसकी इस सोच और अपने लोगों के लिए फिक्र की तारीफ करता है। सोमा कास्टर को एक आखिरी मौका देता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन कास्टर अपनी तलवार निकाल देता है और कहता है कि असली मर्द कभी भी पीछे नहीं हटता। ये सुनकर आयशा तुरंत आगे बढ़ती है, तलवार हाथ में लेकर सोमा से कहती है कि आप पीछे हो जाओ, लेकिन कास्टर उसका मजाक उड़ाता है और सोमा से कहता है कि अगर असली हीरो है तो खुद सामने आ। आयशा अपनी बड़ी सी तलवार से अटैक करती है, लेकिन कास्टर चालाकी से उसके वार को टाल देता है और कहता है बच्ची हो तुम। आयशा गुस्से से कहती है कि मैं कई दशकों से जिंदा हूँ। फिर एक जबरदस्त झटके के साथ वो कास्टर को दीवार से टकरा देती है। कास्टर उसकी शक्ति को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता है। आयशा कहती है कि अगर मुझे डम लड़की कहा जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं सोमा को बचा सकूं। ये सुनकर कास्टर सोचता है सोमा आखिर कितना अच्छा इंसान है जो कि उसके लिए अपनी जान वफादारी पे लगा रही है। तभी अचानक लिज कहीं से आ जाती है और एक सरप्राइज अटैक के साथ वो अपने मैजिक से कास्टर को बर्फ के जाल में फंसा देती है। उसके बाद वो अपनी तलवार से आइस को तोड़ती और कास्टर पर वार करती, जो कि उसे जमीन पर गिरा देता है। प्रिंसेस लिज कास्टर के लिए थोड़ा दुख महसूस करती, लेकिन कास्टर कहता है मैं अपनी ईमानदारी से लड़ता हूँ और हाँ मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन अपनी गर्व अभी भी जिंदा है मेरी। फिर वो लिज से पूछते सोमा क्या अच्छा इंसान है। लिज कहती कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इतना अच्छा कि मैं उसके लिए अपने पिता से भी लड़ सकती हूँ। तभी उनके बैटल से फटने की आवाज सुनाई देती है। लिज तुरंत कास्टर के गले में एक शॉर्ट कोरा लगा देती है और वो कहती है कि अगर तुमने मेरे मास्टर यानी कि सोमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये कोलर तुम्हारा गला दबा देगा और तुम्हारे सर को काट देगा। थोड़ी देर के बाद कार्ला वहाँ पर आती है और अपने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देखकर और उनके गले में स्लेव कूलर देखती है और गुस्से से तलवार निकाल लेती है, लेकिन लिज उसे रोकती है और कहती है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे पिता की जान जा सकती है।
सोमा अपना वादा निभाता है और टॉलमैन को टेम्पररी एयरफोर्स का जनरल बना देता है, लेकिन अब वो फॉरबिडन आर्मी के लिए काम करेगा। टॉलमैन सेवा देने के लिए रेडी होता है, लेकिन पूछता है ड्यूक और उनकी बेटी का क्या होगा। सोमा कहता है कि जंग के बाद उनका फैसला किया जाएगा, तब तक टॉलमैन को फोर्स असेंबल करनी होगी और सबको अनाउंस करना होगा कि अब वो नए कमांडर के अंडर काम करेंगे। जब वो कार्मेन के डुची की तरफ निकलते हैं तो रात के वक्त लिज कार्ला के बारे में अच्छी बातें कहने लगती है। वो कहती है कि कार्ला एक समर्पित और बहुत ही अच्छी लड़की है और मजाक में ही हिंट देती है कि शायद से उसके बड़े आर्मर के पीछे काफी अट्रैक्टिव बॉडी होगी। सोमा अब समझ चुका होता है कि लिज उसे उसकी तरफ धकेल रही थी, जहाँ पर वो कार्ला की जान बख्श दे और शायद से उसे अपनी कंक्लूड बना ले। गद्दारी जैसे गुनाहों को नजरअंदाज किया जाए तो लोगों को भरोसा उस पर से उठ जाएगा। तब कार्ला खुद लिज से कहती कि मेरी जिंदगी के लिए इतनी भीख मत मारो। तब कार्ला खुद लिज से कहती कि मेरी जिंदगी के लिए इतना इतलिज मत करो। सोमा ने हमें कई बार चिट्ठियां भेजी थी समझाने के लिए, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। इसी बीच एल फेरिन का फोर्ट है जहाँ पर हर और काइड मौजूद थे। वहाँ से एयरफोर्स को भी अपनी तरफ आते हुए देखते काइड समझ जाता है कि सोमा जीत गया। टॉलमैन तुरंत ऑर्डर देता है कि कैरमेन के केस पर हमला करें, लेकिन वीडियो को लाइक एंड इरिया को सब्सक्राइब चुना जरूर नहीं। कीजिएगा सोमा और हाल एक और इस दूसरे वीडियो को को बधाई प्लीज देते और अपने दो प्लानिंग या के 3 सफल बार होने देख पर लीजिएगा, दोनों क्योंकि मुश्किल, बाद लेकिन हमारे अंत में व्यूज जीत नहीं उनकी बढ़ते। हुई। कार्ला ये सब Please देखकर guys. हैरान होती है क्योंकि हाल राजा के साथ इतनी कैजुअली से बात कर रहा होता है। लिज मुस्कुराकर कहती कि सोमा चिल है, सबको ऐसे ही ट्रीट करता है। दूसरी तरफ कार्मेन के जर्नल्स रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि एयरफोर्स की अटैक से होने वाले नुकसान की। वो पूछता है कि अब हम क्या करें, जो हमारा था उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। कैरमेन अब समझ चुका था कि जब सोमा ने आसमान में कब्जा ले लिया था तब से उनकी हार तय थी। उसके लोग अब बंदूक बन चुके थे, लेकिन जनरल अलग ही सोच रहे थे। उनका कहना था कि अब भी हम सुरक्षित है और सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं। इनकी इतनी घटिया सोच सुनकर कैरमेन को बहुत ही झटका लगता है। उसे लगता था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में तो ये सबसे खतरनाक लोग निकले। कैरमेन तुरंत डिसाइड करता है कि इन सब जनरल्स के गले में स्लेव कॉलर्स लगाए जाए ताकि ये लोग अब सोमा से अपनी जान की भीख मांग सके। और तब कैरमेन अपने राइट हैंड मैन से कहता है कि मेरे गले में भी स्लेव कॉलर लगा और सोमा को जाकर कह दो कि मैं पूरी तरीके से सरेंडर करता हूँ। जब ये मैसेज सोमा तक पहुँचता है तो उसके रॉयल फॉलोअर्स हैरान रह जाते हैं। जंग खत्म हो गई थी, वो भी बहुत ही जल्दी। कैरमेन जो अब एक बोतल महंगी वाइन के साथ अकेला बैठा था, उसे किंग एल्बर्ट ने गिफ्ट दिया था। वो कहता है कि मैं इसे पीने वाला था जब मेरी बेटी लिज की शादी होगी, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद से वो दिन कभी नहीं आएगा। तभी बेवुल्फ तेजी से आता है और कहता है कि अच्छी खबर मिली है, सोमा ने सिटी इन्वेड नहीं की, वो सिर्फ कैरमेन की आर्मी को लेकर थोड़ी दूर जगह गया है। ये सुनकर कैरमेन इतना खुश हो जाता है कि अपनी वाइन बोतल को उठाकर कह देता है ये टोस्ट है सोमा और लिज के नाम की। कार्ला अब भी बहुत ही कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा सोमा और लिज से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे सच बताओ। हमें पता चलता है कि पूरा प्लान ड्यूक कार्मेन का ही था। कार्मेन सोमा कार्ला को बताता है कि उसका कभी भी ड्यूक डैम से लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। उसके साथ सिर्फ एक ही शख्स था, ड्यूकेस, वो भी इसके लिए क्योंकि उसकी नातनी का रिश्ता सोमा और उसके साथ हुआ था। चाहे वो सोमा ड्यूक का ओपन सपोर्ट ना करता हूँ, लेकिन कार्मेन अपने सीक्रेट्स प्लान थे। आर्मी के करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज करना और उनसे निपटने के लिए ये प्लान पूरे किंगडम में फायदे के लिए था। कैरमेन कार्ला से माफी मांगता है क्योंकि उसके फादर को इस प्लान के बारे में नहीं बताया गया था। अगर ये प्लान लीक हो जाता तो कैरमेन की कुर्बानी बेकार हो जाती। कार्ला ये बात सुनकर कहती है कि अब वो सब कुछ समझ गई और ये भी कि कार्मेन ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सीन वापिस से एल्मोरा में शिफ्ट हो जाता है और गिव्स और उसका बेवकूफ बेटा मिलकर वाइस को सबक सिखाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक औरत दीवार पर चढ़ रही होती है और गिव्स हैरान हो जाता है, ये तो ड्यूकेस है। फिर उसे समझ में आता है कि शायद से वो पूरे वक्त यहीं पर थी और सोमा से क्लोज कॉन्टेक्ट में बैठी थी। गिव्स का बेटा तुरंत सब कुछ समझ जाता है, ये तो साफ एक ट्रैप है। वो अपने फादर से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी एक्सेल एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें सोमा का अनाउंसमेंट सब कुछ जगह दिखाई देता है। सोमा प्राउडली बताता है कि अब सिविल वॉर जीता जा चुका और पूरा आर्मी उसके कंट्रोल में। साथ ही वो गिव्स का भी सच सभी के सामने लाता है कि गिव्स ने वॉर का फायदा उठाकर अल्टा मोरा पर कब्जा करने की कोशिश की। इसलिए सोमा उस पर डिक्लेयर करता है और कहता है फॉरबिडन आर्मी आयन के कैपिटल की वैन की तरफ बढ़ रही है, जिससे कि वो जलाकर राख कर देंगे। ये खबर एडोमिया के प्रिंसेस तक पहुंचती है। उसके फादर की आर्मी को रास्ते में ही अबूस कर दिया गया और आधी आर्मी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जूलियस और गिव्स आपस में विलेज को लेकर कुछ सोल्जर्स जमा कर लेते हैं। जब तक वो कैपिटल पहुंचते हैं, एल हार्डन सिटी को कब का कैप्चर कर चुका होता है और हर तरफ उनके फ्लैग्स लगे होते हैं। गिव्स ये सब देखकर टूटे दिल से कहता है लड़ाई अब से खत्म हो चुकी है, और उसका बेटा कैसल की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि कैसल पर एल फाइट की कोई भी फ्लैग नहीं है। वो तुरंत कमांड देता है फॉरबिडन आर्मी को वहाँ से हटा दो। सोमा को ये सुनकर मजा आता है क्योंकि इसका मतलब है कि सीधा फेस टू फेस वॉर होगा। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि फुल फोर्स में अटैक करे। आर्क अपने सोल्जर्स को अपनी स्पेशल फॉर्मेशन में सेट कर देता है। बैटल स्टार्ट होती है, दोनों आर्मीज पूरा दम लगाकर लड़ाई करते हैं। तभी काइट गेम को चेंज कर देती है। वो अपनी मैजिक पावर्स का यूज करके कुछ सोल्जर्स को अर्थ बैरिकेड्स में फंसा देती है और हाल अपने फेरी स्पेयर सोल्जर्स की तरफ फेंकता है। जब
बैटलफील्ड में सब कुछ हो रहा होता है, सोमा के मन में कुछ और ही चिंता चल रही होती है। कार्ला उससे पूछती कि उसका चेहरा इतना उदास क्यों है। सोमा कहता है कि अगर ये जंग ज्यादा खून खराबा बन गया तो शायद से मुझे अपनी इज्जत को छोड़कर दुश्मन से अपने लोगों की भीख तक मांगनी पड़ेगी। लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा होता है कि अब वो एक टेम्परेरी किंग की तरह नहीं है, वो एक असली राजा की तरह सोचने लगा। इवन उसे वॉर तक और वायलेंस भी पसंद नहीं है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब और नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग किंग ही नहीं बनेगा, अब वो बैटलफील्ड में आकर एक सच्चा राजा बनकर खड़ा होगा। अब वो बैटलफील्ड में आकर एक सच्चा राजा बनकर खड़ा होगा। दूसरी तरफ ग्यूस को रियलाइज होता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसने ऑलरेडी थक चुके सोल्जर्स को बैटलफील्ड में भेज दिया। वो तुरंत जूलियस से कहता है कि भागो यहाँ से, हम ये बैटल हार चुके हैं। जूलियस पहले अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता, पर बाद में कुछ सोल्जर्स के साथ बैटलफील्ड छोड़ देता है। तभी सोमा को पता चलता है कि ग्यूस एक छोटी सी इलाइट आर्मी के साथ सीधा उसकी तरफ आ रहा है, जबकि बाकी आर्मी रिट्रीट कर चुकी है। वो कार्ला से कहता है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो स्लेव कॉलर का मास्टर लिज को बना दे और उसकी अंतिम इच्छा यही है, ले जी अगला रूलर हो। कार्ला ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ऐसी बेकार की बात मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं ज्यूस को यहीं पर खत्म कर सकती हूँ। सोमा बस एक छोटी सी शब्द बोलता है, जाओ, और कार्ला तेजी से वहाँ से निकल पड़ती है। आर्क आर्मी को आते देखकर अपने स्पेयर को रेडी करता है, लेकिन जब वो ग्यूस की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ये तो एक बॉडी डबल था। ये देखकर वो बहुत ही चौंक जाता है। कार्ला असली ग्यूस को तुरंत पहचान लेती है और उस पर पहले अटैक लॉन्च करती है। ग्यूस उस अटैक को आसानी से रोक लेता है और दोनों इतने पावरफुल होते हैं कि फाइट डेडलॉक में चली जाती है। तभी अचानक सोमा का पपेट कहीं से आ जाता है और ग्यूस पर एक जोर से पंच मार देता है। ग्यूस हंसकर कहता है, एक पपेट मुझे हराएगा, सीरियसली? सोमा कार्ला से कहता है कि हट जाओ, और जैसे ग्यूस उसके पास पहुंचता है, सोमा अपने पपेट को कंट्रोल करता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से अटैक ब्लॉक करता है। साथ ही कार्ला से कहता है कि पपेट को आग लगा दो। एक जोरदार धमाका होता है और पपेट के साथ ग्यूस भी आग में लिपट जाता है। सोमा तुरंत भागकर कार्ला के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो? पर कार्ला परेशान होती है। उसे गुस्सा आता है कि सोमा बैटलफील्ड में खुद क्यों आया, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। तभी सभी को हिला देने वाला मोमेंट आता है। ग्यूस जो कि अब आग में जल चुका था अभी भी जिंदा होता है और वो चलते चलते सोमा की तरफ दोबारा से चार्ज करता है। कई एरोस उस पर छोड़े जाते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। आखिर में अपना तलवार उठाकर सोमा की तरफ फेंकता है। तलवार जाकर सिर्फ कुछ इंचेस दूर गिरती है। सोमा बच जाता है। ग्यूस के हाथ अब थक चुके होते हैं और वो फाइनली गिव अप कर देता है और फिर ग्यूस जमीन पर गिरता है, हमेशा के लिए चुप हो जाता है। सोमा थोड़ा रुककर उसकी तरफ देखता है और उसके अंदर कहीं एक रिस्पेक्ट सी जगती है। ग्यूस और उसके सोल्जर्स ने जिस बिहेवियर के साथ लड़ाई की थी उसने सोमा को इम्प्रेस कर दिया। वो कहता है कि इन लोगों की कहानियां हमारे इतिहास के पन्ने में लिखी जानी चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है। वो थोड़ी देर के लिए अकेली हो जाती है और वो चुपके से कुछ आंसू बहाकर अपने पुलिस फादर को अलविदा कहती है। अगली सुबह लिज को पता चलता है कि सोमा ने काफी समय पहले ही एडोनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी थी, पर वो हैरान रह जाती कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी बॉर्डर पर बहुत ही कम लोग मरे। सोमा बताता है कि हाकिया ने उसे सजेस्ट किया था कि बॉर्डर के विलेजर्स को फाइनली एवेक्यूएट मत करो, वनलैंड आर्मी तुरंत समझ जाएगी और अगला मूव क्या होगा। तो सोमा ने एक चाल चली। उसने सिर को यही बताया कि वो एक फेक अटैक प्लान कर रहा है जिसमें कुछ फेरी मोस्टर दिखाया जाए ताकि लोग डर के मारे खुद ही बॉर्डर छोड़ दे बिना किसी ऑफिशियल एवेक्यूएशन के। तभी आर्क आकर इन्फॉर्म करता है कि रोज शहर छोड़ चुका है, फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ ऑफिशियल भी, और साथ में जूलियस भी। जूलियस को सोल्जर के साथ वेस्ट की तरफ निकल गया है। सोमा तुरंत कुछ ब्यूरोक्रेट्स को काम पर लगा देता है ताकि वो ऑफिशियल को वापस बुला सके, क्योंकि वो लोग एडोनिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर पोंचो रिपोर्ट करता है कि अमेज़न ने ट्रेजरी के पास खाने का स्टॉक नहीं है, बट हथियार जरूर भरे पड़े। सोमा कहता है कि वेपन्स बेच दिए जाएंगे और जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक फूड राशनिंग चलेगी। अगर फिर भी खाना कम पड़ गया तो हमें अपने किंगडम से शिप करवाना होगा। और कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट देता है कि लैंड सोल्जर्स अभी भी काफी हाई स्पिरिट्स में हैं। इससे और सिटीज जीतना बहुत ही इजी हो सकता है। लेकिन सोमा तुरंत कहता है, नहीं, हम कोई और शहर नहीं जीतने वाले। वो बताता है कि एम्पायर ऑलरेडी उसके पीछे आने वाली है क्योंकि उसने मैनकाइंड ट्रीटी तोड़ दी है। ये वही ट्रीटी जो कि ह्यूमंस को डीमन के खिलाफ एक बनाए रखती थी। और जब सोमा ने मिलिट्री फोर्स का यूज करके वैन का कैपिटल जीत लिया जो ट्रीटी का सिग्नेटरी था, वो एम्पायर कुछ भी कर सकता है वो सिटी वापस लेने के लिए। लिज पूछती कि आपने फिर उस ट्रीटी को साइन क्यों नहीं किया जब आपको पता था कि क्या हो सकता है। सोमा ठंडे लहजे में कहता है क्योंकि उस डिक्लेरेशन में एक सीक्रेट केसेस था जो फ्यूचर में एम्पायर को तोड़ भी सकता है। तभी आर्क बोल पड़ता है, ये जंग एक बड़े एल्फ फाइट के किंगडम के खिलाफ बहुत ही बड़ा गुस्सा और नफरत फैला चुकी है, क्योंकि आपने सोचा कि लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए। एक दिन सोमा अपनी प्लानिंग के नेक्स्ट फेज के लिए जुआ को बुलाता है। जैसे ही जुआ आती सबसे पहले तो उसके नेवी यूनिफॉर्म को देखकर ही दीवानी हो जाती है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। सोमा उसको बताता है कि उसने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि अब अपने नए प्रोजेक्ट लौरा लेक को शुरू करने वाला है। उसके बाद हमें एक न्यूज एंकर दिखाई जाती है जो कि ब्रॉडकास्ट पे होती है। वो कहती है कि अब से वो किंगडम ऑफ एल्फेन और उसके आसपास के एरिया को रोज न्यूज लोगों तक पहुंचाएगी। लगता है कि सोमा ने कुछ एंटरटेनमेंट का शो भी ऑर्गेनाइज किया है। अगले सीन में हमें
हमें अला दिखाई देती जो कि एक सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है लेकिन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तभी सोमा स्क्रीन पर उसके साथ आता है और पूरा एडोनिया का जनता हैरान रह जाता है ये देखकर कि गैस जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराने वाला बंदा इतना यंग है। फिर सोमा अनाउंस करता है कि एल्फ्रेडिना का पहला म्यूजिकल शो होने वाला है। स्टेज पर एक छोटी सी लड़की आती है और अपना एक प्यारा सा गाना गाती है। सभी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद जुआ की परफॉर्मेंस आती है। इसी बीच आयशा सोमा को एक साइड लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसने एक सरप्राइज गेस्ट को बुलाया जो कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन वो चाहता है कि आयशा उसके पीछे खड़ी रहे और बिना किसी हेजिटेशन के। आयशा अपना सीना पीट कर कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। सोमा उसके इस जोश पर जवाब से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, खास करके उसकी प्लॉट कैनन हिलती है। फिर जून की परफॉर्मेंस क्राउड को बहुत ही पसंद आती है। उसके बाद सोमा अपने सरप्राइज गेस्ट को बुलाता है लेफ्टिनेंट जलिया मार्गेटा ऑफ अमेडिया। वो अनाउंस करता है कि मार्गेटा लैंड नेशनल एंथम परफॉर्मेंस करेगी। ये सुनकर सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम से साइलेंस छा जाता है। लेकिन जैसे ही मार्गरेटा गाना स्टार्ट करती है सभी लोग रिस्पेक्ट में प्लेट करते हैं। गाना खत्म होने के बाद मार्गरेटा सोमा से कहते हैं कि अब तो मेरा सर काट सकती हो, लेकिन सोमा उसे सरप्राइज कर देता और कहता है कि उसके पास ऐसा करने का कोई वजह नहीं है। मार्गरेटा हैरान रह जाती है क्योंकि लैंड का एंथम बेसिकली अल्फा से अपनी छीनी हुई जमीन वापस लेने की बात करता है। फिर भी सोमा कहता है कि एल्फ फ्रीडम में ऐसी सिली लॉस नहीं है जो दूसरे देश के एंथम पर बैन लगाएगी। एक अच्छा देश वही होता है जहाँ के लोग अच्छे से गा सकते हैं। इसी बीच सोमा की एक और प्रेडिक्शन सच होने वाली होती है। ग्रैंड केओस एम्पायर जो कि मैन का ट्रिटी को फोरफ्रंट पर उसका लीड कर रही होती है। एक सुंदर और जेंटल नेचर वाली लड़की मारिया जिसे कि लोग सेंथ ऑफ एम्पायर के नाम से जानते हैं। मारिया की छोटी बहन जीन उससे कहती है कि वो भी वैन सिटी जाने वाली है जिसमें अभी सोमा ने जीता है, ताकि वहाँ पर जाकर नेगोशिएशन कर सिटी का कंट्रोल वापस से ले सके और अपने एम्पायर के प्रेस्टीज बनाए रख सके। सोमा जो भी रिसेंट कॉन्क्रीट से थोड़ा चौक चुका होता है वापस पेपर वर्क में घुस जाता है। उसे अब रियलाइज होता है कि वैन को जीतने के बाद उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई है। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि वैन के लोग जो कि सालों से ओवर सेशन में जी रहे होते हैं अब फिर से जीने की उम्मीद को लेकर खड़े हुए। वॉर को भी लगता है कि जब से उसके पिता की पावर छीनी गई है तब से उसके लोगों की पहली बार फ्रीडम का असली मजा आ गया। मारिया को अब ये लगने लगता है कि उसके भाई को कभी भी राजगद्दी तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा और इस सब का रीजन कोई और नहीं बल्कि सोमा था। उसके ब्रॉडकास्ट के टाइम पर दिया गया मोटिवेशनल स्पीच लोगों के दिल को छू गया था। उसके बाद उसने तुरंत राज के टैक्सेस को कम किया और गुड्स सप्लाई को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मारिया अब डिसाइड कर लेती कि अब वो सोमा से इसका बदला लेगी। उसने जो कैपिटल और उसके फैमिली के साथ जो किया है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तभी सोमा को पता चलता है कि एक आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अपने लोगों से कहता है कि अगर कोई भी अपडेट मिले तो तुरंत उसे बताया जाए। इस मोमेंट में पोंचो उसके पास आता है और साथ में लाता है एक अजीब से लिली प्लांट। ये लिली प्लांट एक हेलुसिनेशन वाला इफेक्ट देती है, लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि इसके रूट्स जिनका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त था उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन इन रूट्स को हार्वेस्ट करना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए यूज किया जाता था ऑरेंज का जो कि प्लांट्स के नशा वाले इफेक्ट को अडिक्ट होते थे। सोमा पूछते क्या एडोनिया में कोई ऑरेंज है तो पोंचो कहता है और उसने ऑलरेडी टोमो को भेज दिया नेगोशिएशन के लिए। डील ये होती कि ऑरेंज को बैरस में भरकर वीट दिया जाएगा और बदले में वो लोग अपने मेन पावर्स देंगे इस रूट को हार्वेस्ट करने के लिए। सब कुछ सेट होने के बाद पोंचो एक स्ट्यू बनाता है लिली रूट्स का और लोगों को सर्व करता है। साथ ही थोड़ा सा पैक करके लोगों को घर लेकर जाने के लिए भी देता है। अगले सीन मार्केट का होता है। सोमा, लूना और टोमो मार्केट में होते हैं। सोमा ने एक हैट पहना होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। तभी टोमो शॉपिंग के लिए भाग जाती है और लूना सोमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ सेफ हो, कोई भी चिंता मत करो। फिर वो सजेस्ट करती है चलो टोमो के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, जो अब सोमा की छोटी बहन जैसे हो गई थी। शॉप में पहुंचकर सोमा टोमो से कहता है कि वो पसंद आ गया, ले लो। लूना उसके साथ ड्रेसेस देखने लगती है और सुंदर सुंदर कपड़े उठाती है, लेकिन सोमा एक अजीबोगरीब अगली से सोजेस उठा लेता है। तो लूना उसे पोलाइटली समझाती है और एक मिलिट्री स्टाइल एनोलॉजी के थ्रू उसे बताती है कि लड़कियां और लड़कों का शॉपिंग करने का स्टाइल बहुत ही अलग होता है। सोमा तब समझ जाता है कि पूरा शॉपिंग का कंट्रोल लूना को दे देता है। वो पूछते ये मिलिट्री एग्जाम्पल देने की जरूरत थी तो लूना कहती है क्या करे, आजकल मुझे एक छोटी सी क्यूट सी डेविल से डील करना पड़ रहा है। अमिया की प्रिंसेस हिंट वो स्मार्ट और थोड़ी सी चालाक भी है। शॉपिंग के बाद टोमो एक सुंदर सी ड्रेस में दिखाई देती है। उसके हाथ में कपड़ों से भरा हुआ एक बैग होता है जितना वो खुद उठा भी नहीं पा रही होती है। वो खुश हो जाती है और अपने बड़े भाई सोमा का शुक्रिया अदा करती है। हाँ सोजेस थोड़े अगले थे लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। सोमा फिर लूना को एक लैब सफेद हेयर पिन गिफ्ट करता है। लूना ब्लश करती है और शर्मा जाती है, फिर थैंक यू भी बोलती है। उसके बाद लूना उससे कहती है कि बाकी सभी के लिए कुछ गिफ्ट लेना। तो सोमा मुस्कुराता है और कहता है कि सबके लिए गिफ्ट रेडी है। सोमा फिर लूना से कहता है कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो और उसे उसके नाम से बुलाए। लूना थोड़ा शर्मा कर उसके पास झुक जाती है और चीख कर कहती है नोटी फ्लट। थोड़ी देर बाद ये लोग फूड स्टॉल के पास रुकते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। तभी टोमो तक कर सोमा की गोद में ही सो जाती है और सीन एकदम पीसफुल लग रहा होता है। तभी एक न्यूज कास्टर ब्रॉडकास्ट पर दिखाई देता है जो कि बताती है कि आज का वेदर एल्फ्रेड और वैन दोनों जगह पर बहुत ही सनी होने वाला है। एकदम परफेक्ट वेदर कपड़े धोने के लिए। लेकिन उस शांति भरे मोमेंट को तोड़ती है एक आवाज, वाह क्या कमाल का यूज हो रहा है जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट का। जब सब लोग पलट कर देखते हैं तो सामने खड़ी होती मिलिट्री लीडर इपोरिया। उसकी गार्ड सोमा
सोमा के गार्ड्स पर भारी पड़ चुके होते हैं और ये देखकर सोमा उससे कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही हिम्मत है जो इतनी कैजुअली मेरे टेरिटोरी में बहुत ही आसानी से घुस गई। लूना तुरंत सोमा के सामने आ जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जैनी, ये पोरिया का असली नाम होता है उसका, वो कहती है कि मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आई हूँ, बस इतना कहना था कि जो भी बातें सोमा के बारे में सुनी है वो सच है या फिर नहीं है। फिर वो बताती है कि उसने सुना है कि सोमा एक किंग है जिसने एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट किंगडम को दोबारा से खड़ा किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, फूड शॉर्टेज का एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकला जिसमें लोगों को पसंद न आने वाले आइटम से भी टेस्टी मील्स बनाए गए। लेकिन साथ ही उसने ये भी सुना है कि सोमा एक पागल आशिक टाइप का इंसान है जो पहले एक प्रिंसेस के साथ एंगेज होने के बाद भी किंगडम की सुंदर लड़कियों को रॉयल हैरम में जमा कर रहा है। लूना तो इस रूमर से हंस पड़ती क्योंकि उसने भी ये बात पहले सुन रखी थी, लेकिन बेचारा सोमा वो तो एकदम स्पीचलेस हो जाता है ये सोचकर कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैनी फिर बताती कि अगर ये रूमर्स गलत होते तो उसका प्लान काम नहीं करता। उसने सोचा था कि वो अपनी ब्यूटीफुल सिस्टर को सोमा के पास रखेगी ताकि उसकी वीकनेस का फायदा उठाए एडोनिया का कब्जा छुड़ा सके। सोमा को थोड़ा शौक होता है इतनी रिस्पेक्टेबल और प्योर इमेज वाली लड़की जिसे लोग एम्पायर का सैंत कहते, उससे ऐसे कोई कौन काम करवा सकता है। लेकिन जैनी एकदम कैजुअली कहती, मेरे सिस्टर को सैंत कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि असल में वो सैंत तो है ही नहीं। फिर भी वो कहती है कि मारिया को कोई दिक्कत नहीं है, उसका टाइटल यंग लड़कों पर काम करे। ये सुनकर लूना एक मस्ती भरा नाम बताते सोंगट्रेस और सोमा से पूछती कैसा लगा ये टाइटल। कुछ देर के बाद जिनी कहती तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किंग हो जो अपने मिनिस्टर के साथ इतनी अच्छी से बॉन्डिंग बनाए रखा है, यही सब बहुत काफी है कि तुम्हारा किंगडम काफी स्टेबल है। फिर वो कहते हैं कि मेरी सिस्टर भी इसी वजह से सैंत कहलाती है और वो लोग उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखते हैं। मारिया अपने फर्ज के प्रति इतनी समर्पित है कि वो हर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार करती है। एडोनिया को छुड़ाने की मांग भी उसी ने ही की क्योंकि उसका उस जगह से कोई प्रोफेशनल फायदा नहीं था, बस इंसानियत के लिए। जिनको सोमा का ब्रॉडकास्टिंग आइडिया काफी अच्छा लगता है, वो उससे पूछती है क्या मैं भी अपने देश में कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर वो हैरान होती है कि सोमा ने इतना इनोवेटिव आइडिया कैसे सोचा। तब सोमा शांति से कहते हैं जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो ये एक कॉमन चीज है। ये सुनते ही जिन एकदम से झुक जाती है और पूरे एम्पायर की तरफ से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी दुनिया में बुला लिया। सोमा मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि एम्पायर को किसी हीरो की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस एक बलि का बकरा था एल्फ्रेडन की तरफ से। एल्फ्रेडन किंगडम में ऑफिशियली मैनकाइंड टेस्ट नहीं किया था लेकिन उनका फायदा जरूर उठाया था, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो दूसरे किंगडम की तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक हीरो को समन किया सिर्फ दिखाने के लिए कि वो भी कुछ कर सके। जिन मानती कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समन वर्क करेगा, ये एल्फ्रेडन की हालत कभी सुधरेगी, लेकिन सोमा ने सबको गलत साबित कर दिया। अब सोमा बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता है और चाहता है कि जिन उसके एडोने जुरिडिक्शन एक्सेप्ट करे, लेकिन जिन कहती है कि मुझे भी अपने नए परिवार की रक्षा करनी है। सोमा कहता है तो फिर हमें बैठकर नेगोशिएशन करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से शांति बनी रहे। जिन हंसती और कहती कि उम्मीद है कि तुम नेगोशिएशन में जेंटल रहोगे, और फिर वो पलट कर चली जाती। लेकिन उस पल का वाइब कुछ और ही था, जैसे आने वाली बातें उतनी सिंपल नहीं थी। कैसल लौटने के बाद टोमो सब लड़कियों को अपने नए ड्रेसेस दिखाती जो कि बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तब सोमा आयशा को एक लिपस्टिक देता है जो कि उसके लिए लाया था। आयशा खुशी से ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और बेहतर लड़की जैसे बनने की कोशिश करूंगी मेरे प्यारे किंग। ये देख कर लिज की आंखों में जलन सी होती है। तभी सोमा उसे एक सुंदर सा नेकलेस देता है जो कि उस पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सोमा सबको हंसते मुस्कुराते देख रहा होता है और उसके मन में एक सोच होती है, मैं इस परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टिल देन एंड अल्लाह हाफिज़।